चलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं और सुन भी रहे हैं यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ब्रो, और कमेंट में जरूर बताना क्या चेंजेस एंड बदलाव करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज एंड लेट्स गो। नामुमकिन था और विक्रम सिंह अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। यह बात अभी के लिए थी। अभी विक्रम सिंह में इतनी शक्ति नहीं थी। अगर वे हमें धोखे से मार दे तो तब हमारी जान भी चली जाएगी और हमारा खजाना भी। निश्चल ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। निश्चल ने जो कहा वह सही था। अगर जंगलात घाटी को नवलोक स्तंभ मिल जाता तो अपनी भयंकर शक्ति के कारण वे विक्रम सिंह को मार भी सकते थे, ताकि नवलोक स्तंभ की खबर बाहर ना जाए और कोई उसे छीनने ना आए। विक्रम सुरक्षित रहने के लिए नेहा के अपनी साधना से बाहर आने का इंतजार करते हैं। फिर तुम दोनों एक साथ घाटी जाना। कम से कम वे उसकी परिरक्षक ढाल को तो नहीं भेज पाएंगे। महेंद्र सिंह ने सुझाव दिया। बस यही कर सकते हैं। विक्रम सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। अभी उनमें जंगलात घाटी का सामना करने की पूरी हिम्मत नहीं थी। विक्रम सिंह ने अभी अभी साधक स्तर में अपना स्थान पक्का किया था। उनकी असली युद्ध क्षमता ज्यादा से ज्यादा तीसरे स्तर के प्रतिद्वंदी का सामना करने लायक थी। चौथे स्तर वाले से तो वे नहीं जीत पाते और पांचवें स्तर वाले से तो बिल्कुल भी नहीं। कुल मिलाकर श्रीधर सिंह का अभी जिंदा होना सिंह परिवार के लिए अच्छी खबर थी। महारानी राजकुमार व शशिकांत फिर से आया है। तभी एक पहरेदार हॉल में आकर रिपोर्ट करने लगा। शशिकांत विक्रम सिंह की भें हल्की सी सिकुड़ी। उनके भीतर एक अनजानी नाराजगी उठने लगी। शशि परिवार के लोगों के लिए उनके मन में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। जब वह श्रीधर सिंह की स्थिति से परेशान थे तब शशिकांत के आने का समय बिल्कुल भी सही नहीं था। शशिकांत सीधे हॉल में आ गया। अभी भी उसके व्यवहार में अहंकार था, पर उसकी आंखों में दिखाई देने वाला तिरस्कार कुछ कम हो गया था। जब से उसे विक्रम सिंह की पहचान पता चली थी, शशिकांत डर के मारे लगभग मर ही गया था। जब यह खबर वापस भेजी गई तो शशि परिवार भी डर गया था। एक पांचवें स्तर के शिल्पकार और चौथे स्तर के रसायनज्ञ की पहचान शशि परिवार को बौना साबित करने के लिए काफी थी। आज का सिंह परिवार वैसा नहीं था जैसा सालों पहले था। शशिकांत पर एक ठंडी नजर डालते हुए विक्रम सिंह ने बेपरवाही से कहा, कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो चले जाओ। विक्रम सिंह और बाकियों के हाव भाव देखकर शशिकांत हंसा और बोला, क्या? सिंह परिवार मेरा इतना अपमान कर रहा है? अगर तुम में थोड़ी भी समझदारी है तो जल्दी से निकल लो। आनंद सिंह ने सख्ती और बेरुखी से डांटा। अपना गुस्सा दबाते हुए शशिकांत ने व्यंग्य से कहा, विक्रम सिंह, मैं जानता हूं कि तुम एक बड़े आदमी हो, चाहे शिल्पकार हो या रसायनज्ञ, और तुम्हारे मन निर्माण कला के देव कौशल पूरे नौशाह नगर में प्रसिद्ध है। पर मुझे लगता है कि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? विक्रम सिंह ने ठंडक से कहा। शशिकांत ने विक्रम सिंह की बात को अनसुना कर दिया और माया रानी की ओर देखते हुए कहा, माया, तुम भूली तो नहीं हो? 20 दिन में हमारे पिताजी का 70वां जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि विक्रम सिंह की उपलब्धियों को देखते हुए तुम्हारे अपराधों को माफ कर दिया जाता है। आज से तुम फिर से शशि परिवार की सदस्य हो। वह आशा करते हैं कि तुम जन्मदिन के उत्सव के लिए वापस आओगी। माफी हा। विक्रम सिंह हंसने लगे। फिर उन्होंने सख्त लहजे में कहा, यह तो हंसी की बात है। क्या शशि परिवार का मुखिया खुद को इतना बड़ा समझता है कि जब चाहे निकाल दे और जब चाहे माफ कर दे? वह मेरी मां को क्या समझता है और मेरी उपलब्धियों को देखते हुए मेरी उपलब्धियों का शशि परिवार से क्या लेना देना? सिंह परिवार के मामलों में उनका कोई हक नहीं है। उन्हें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उन्हें अपना जन्मदिन मनाना है तो अकेले मनाएं। इसका सिंह परिवार से कोई लेना देना नहीं है। विक्रम सिंह जैसे जैसे बोलते गए उनका गुस्सा बढ़ता गया। उनकी भयानक क्रूरता बेकाबू होकर फैल गई, जिससे शशिकांत का दिल डर से कांप गया। तुम विक्रम सिंह के शब्द ठंडे और बेरहम थे, जिससे शशिकांत का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया और उसने गुस्से में जवाब दिया, विक्रम सिंह, यह मत भूलो कि वह तुम्हारे नाना है ना। शशिकांत, क्या तुम्हारा सिर किसी गधे ने मार दिया है? अब तुम मुझसे रिश्तों की बात कर रहे हो? विक्रम सिंह के चेहरे पर तिरस्कार और घृणा थी। उन्होंने आनंद सिंह की ओर देखकर पूछा, आनंद, क्या तुम्हारे दादा तुमसे 18 साल तक मिलने नहीं आए? क्या उन्होंने 18 साल तक तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं की? क्या उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे तुम हो ही नहीं? विक्रम सिंह की बातें सुनकर माया रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। आनंद सिंह ने व्यंग से कहा, मेरे दादाजी ने तो मेरे पिताजी से भी ज्यादा मेरा ध्यान रखा। वह मुझसे हर दिन मिलने आते थे और हर बात में मेरा साथ देते थे। शशिकांत, तुमने यह सुना? विक्रम सिंह ने व्यंग्य से कहा, मेरा कोई नाना नहीं है, बस एक पिता और एक मां है।
वापस जाओ और उस बूढ़े को बता दो मेरी मां को उनकी माफी की जरूरत नहीं है। वह सिंह परिवार की है, शशि परिवार की नहीं। यह मत सोचो कि तुम्हारा शशि परिवार बहुत बड़ा है। वह थोड़ा रुके और आगे बोले, और हाँ, वापस जाकर उनसे पूछना कि उन्होंने इन सालों में क्या किया। क्या उन्होंने एक पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं? अगर मेरी मां की बात नहीं होती तो तुम्हें सिंह परिवार के घर में कदम रखने का भी हक नहीं होता। अच्छा, बहुत अच्छा। विक्रम सिंह, बस थोड़ी सी उपलब्धि हासिल करके खुद को इतना बड़ा मत समझो। शशिकांत इतना नाराज हुआ कि उसकी नसें फूल गई। शशिकांत का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। उसने सोचा था कि शशि परिवार के झुकने पर विक्रम सिंह पिघल जाएगा, पर उसे हैरानी हुई कि विक्रम सिंह इतना अभिमानी निकला कि उसने शशि परिवार को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। यह शशि परिवार का मामला है जिसका सिंह परिवार से कोई लेना देना नहीं है। शशि परिवार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। विक्रम सिंह ने बेपरवाही से जवाब दिया। पर मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि सिंह परिवार आखिरकार शशि परिवार से आगे निकल जाएगा। बुराई के दैत्य के देव स्मृतियों और अनुभवों के साथ विक्रम सिंह जानते थे कि एक बार जब उनके पास पर्याप्त शक्ति हो जाएगी तो वह जो चाहे कर सकते हैं। इतना अहंकार, शशिकांत इतना नाराज हुआ कि उसे लगा जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे। पर इससे उसे यह भी पता चला कि विक्रम सिंह कितना अभिमानी और अय्यल था। पहले शशिकांत सिंह परिवार के पास अहंकार से आया था, उन्हें बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया था। फिर भी विक्रम सिंह की पहचान जानने के बाद अब वह माया रानी के अपराधों को माफ करने और शशि परिवार में उसका दर्जा वापस देने की पेशकश करने आया था। अगर उन्हें माया रानी को माफ करना ही था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? इस समय ही क्यों माफ किया? थोड़ा भी दिमाग रखने वाला कोई भी शशि परिवार के इरादों को भांप सकता था। विक्रम सिंह ने शिल्पकारी और रसायन शास्त्र के क्षेत्रों में बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। क्या शशि परिवार के पास 5वें स्तर का मन निर्माण कला का शिल्पकार था? क्या उनके पास कोई युवा 4थे स्तर का रसायनज्ञ था? नहीं, शशि परिवार के पास नहीं था। अब जब शशि परिवार अचानक से माया रानी को माफ करना चाहता था तो विक्रम सिंह उनके इरादों को क्यों नहीं जानते? क्या शशि परिवार अब रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? महेंद्र सिंह ने ठंडक से पूछा। माया, शशि परिवार तुम्हें एक मौका दे रहा है, एहसान फरामोश मत बनो। शशिकांत ने माया रानी को गुस्से से घूरते हुए कहा, एक मौका? मेरी मां को शशि परिवार के मौके की जरूरत नहीं है। शशि परिवार में क्या अच्छा है? वापस जाकर अपमानित होना या तुम्हारे लिए गुलाम की तरह काम करना? विक्रम सिंह की घृणा बढ़ती गई। शशि परिवार जितना खुद को बड़ा समझता, उन्हें उतनी ही उनसे नफरत होती। भाई, तुम वापस जा सकते हो। मैं निश्चित रूप से एक बेटी के तौर पर पिताजी के जन्मदिन में आऊंगी, पर मैं सिंह परिवार के सदस्य के तौर पर जाऊंगी। शशि परिवार की नहीं, माया रानी ने अपनी बात रखी। उनके हाथ भावना तो खुश थे और ना ही दुखी, और बोलने के बाद वह मुड़कर चली गई। माया रानी को सालों पहले शशि परिवार से निकाल दिया गया था। उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। 18 साल तक उसकी परवाह नहीं की, जो उसके लिए एक बड़ा सदमा था। माया रानी के शब्दों ने शशि परिवार की माफी को ठुकरा दिया। माया रानी की जाती हुई आकृति को देखकर विक्रम सिंह के मन में कई तरह के भाव आए। वह जानते थे कि माया रानी ऐसा नहीं चाहती थी, पर उन्हें दृढ़ रहना था। नहीं तो शशि परिवार हमेशा सिंह परिवार को दबाता रहेगा और उन्हें कभी सिर नहीं उठाने देगा। शशिकांत, वापस जाओ और शशिरंजन से कह दो कि मेरी मां को फिर से परेशान ना करे, नहीं तो मुझे बेदब होने का दोष मत देना। विक्रम सिंह की उग्र नजर ने शशिकांत को हड्डी तक जमा देने वाली ठंडक से देखा। माया रानी पहले से ही श्रीधर सिंह के मामले से परेशान और दुखी थी, और अब शशिकांत उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। हम हमारे शशि परिवार के समर्थन के बिना बस अपनी मौत का इंतजार करो। एहसान फरामोश शशिकांत ने जोर से गर्जना की। विक्रम सिंह को गुस्से से घूरते हुए वह तेजी से चला गया। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, महाशून्य पंथ का युवा प्रमुख मुरली नयन परिवार के मुखिया का नाना है। बाघ वंश को देवराज पंथ का समर्थन मिला है। मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा छोटा सा सिंह परिवार मौत के मुंह में कैसे तड़पता है। कुछ कदम बाहर जाने के बाद शशिकांत ने ठंडक से यह बात कही। विक्रम सिंह ने बेबाकी से जवाब दिया, तो अपनी आंखें खुली रखना और देखना कि मैं उन्हें कैसे अपने पैरों के नीचे कुचल देता हूं। मुरली नयन परिवार के मुखिया का नाना है। नौशाह नगर के 5 बड़े शक्तिशाली परिवारों में से एक होने के नाते नयन परिवार की शक्ति बहुत भयानक है। महेंद्र सिंह का चेहरा बहुत खराब हो गया।
सिंह परिवार अब नौशाह नगर के 3 बड़े शक्तिशाली परिवारों का सामना कर रहा था। जंगलात घाटी, नयन परिवार और देवराज पंत एक मुश्किल स्थिति थी। यहां तक कि ज्वलन नगर राज्य का समर्थन भी बेकार था। इन तीनों शक्तियों में से कोई भी एक में ज्वलन नगर राज्य को खत्म करने की भयानक क्षमता थी। यह तीनों बड़े शक्तिशाली परिवार बहुत विशाल थे। क्या सिंह परिवार सच में उनसे लड़ सकता था? नवलोक स्तंभ के 7वें स्तर में विक्रम सिंह अपने आप को आत्मनाश तलवार कला को समझने में लगाए हुए थे। नेहा उनके बगल में साधना कर रही थी। कोई भी दूसरे को परेशान नहीं कर रहा था। विक्रम सिंह ने अभी अभी साधक स्तर में प्रवेश किया था और वह अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना चाहते थे। कम समय में बेहतर बनने का एकमात्र तरीका आत्मनाश तलवार कला के सार को समझना था। साधक स्तर के दूसरे स्तर में प्रवेश करने की दूरी विक्रम सिंह के लिए अभी भी बहुत दूर थी। कम समय में यह नामुमकिन था। समझने के दौरान विक्रम सिंह नेहा के साधक स्तर में पहुंचने का भी इंतजार कर रहे थे। एक बार जब वह सफल हो जाएगी तो वे तुरंत नौशाह नगर की आत्मिक श्मशान घाटी के लिए निकल पड़ेंगे। विक्रम सिंह के लिए सबसे बड़ा खतरा अब मुरली था, जिसकी शक्ति बहुत भयानक थी। मुरली का सामना करने में विक्रम सिंह को बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। आत्मनाश तलवार कला अभी विक्रम सिंह का सबसे मजबूत हथियार था। वह जितना गहराई से इसे समझ पाते उतनी ही शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल कर पाते और वह इसे मुरली का सामना करने के लिए बचाकर रखना चाहते थे। नौशाह नगर के शशि परिवार में शशिकांत शशि परिवार में वापस आ चुका था। उसने पहले ही मुखिया शशिंजन को सारी घटनाएं बता दी थी। विक्रम सिंह के अहंकार ने उन्हें बहुत नाराज कर दिया था। माफी ठुकरा दी। हम क्या यह बच्चा सच में खुद को इतना सक्षम समझता है? वह हमारे शशि परिवार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। एक बड़े ने अंधेरे और गुस्से से कहा। एहसान फरामोश शशि परिवार के समर्थन के बिना मैं देखना चाहूंगा कि वे कैसे मरेंगे। एक और बड़ा गुस्से में बोला। मुख्य सीट पर बैठे शशिरंजन के हाव भाव पर नजर डालते हुए शशिकांत ने आग में घी डाला। पिताजी, आप नहीं जानते कि विक्रम सिंह कितना अहंकारी है। उसने यह भी कहा कि आप उसके नाना बनने के लायक नहीं है। उसने आपको जल्दी मरने का श्राप दिया और दावा किया कि हमारे शशि परिवार को उनके मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। शशिरंजन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उन्होंने नाराज होकर पूछा, क्या उसने सच में ऐसा कहा? क्या इसमें कोई झूठ है? वह बच्चा अपनी छोटी सी क्षमताओं के भरोसे हमारे शशि परिवार को कुछ भी नहीं समझता। शशिकांत ने दांत पीसते हुए कहा, पिताजी, मेरे विचार से हमें उस लड़के को खत्म कर देना चाहिए ताकि वह हमारे शशि परिवार से बदला ना ले पाए। नामुमकिन। मुख्य बड़े ने तुरंत विरोध किया। हम माया ने कैसा शानदार बेटा पाला है। शशिंजन ने बहुत गुस्सा करते हुए कहा। उनका बूढ़ा चेहरा बहुत खराब लग रहा था। सचमुच उसने दी हुई इज्जत की कोई कदर नहीं की। अगर यह बात नहीं होती कि विक्रम सिंह एक शिल्पकार और रसायनज्ञ है तो हम उसकी परवाह भी नहीं करते। एक बड़े अधिकारी ने तिरस्कार से कहा। माया ने कहा कि वह पिताजी के बड़े जन्मदिन के उत्सव के लिए वापस आएगी, पर वह सिंह परिवार के सदस्य के तौर पर वापस आएगी। शशिकांत ने आगे कहा, परिवार के मुखिया नाराज मत होइए। असल में सच कहूं तो आप सच में विक्रम सिंह के नाना बनने के लायक नहीं है। आप 18 साल में उनसे कभी मिलने नहीं गए। आप तो यह भी नहीं जानते कि वह कैसा दिखता है। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि विक्रम सिंह ने आपको अस्वीकार कर दिया। मैंने आपको बहुत पहले सलाह दी थी परिवार के मुखिया, पर आपने सुनी ही नहीं। मुख्य बड़े ने धीरे धीरे बात की। शशिंजन ने गुस्से से कहा, गलती मेरी नहीं है, यह माया ने खुद किया है। उसने मेरी सलाह को अनदेखा किया और श्रीधर सिंह के साथ रहने पर अड़ गई। विक्रम सिंह का नाम पहले ही पूरे नौशाह नगर में फैल रहा है। एक 5वें स्तर के मन निर्माण कला के शिल्पकार के तौर पर आप परिवार के मुखिया बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसके अलावा वह एक 4थे स्तर का रसायनज्ञ भी है। ऐसा प्रतिभाशाली इंसान नौशाह नगर में बेजोड़ है। अगर विक्रम सिंह के साथ हमारा रिश्ता खराब होता है तो यह हमारे शशि परिवार के लिए बहुत हानिकारक होगा। बड़े ने गंभीरता से चेतावनी दी। इस बात पर बड़े की नजर शशिकांत की ओर मुड़ी और उन्होंने डांटा, शशिकांत, तुम बहुत जल्दबाज थे। विक्रम सिंह युवा और उद्दंड है। वह विनम्रता से जवाब देता है पर सख्ती से नहीं। अब रिश्ते को आसान बनाने के बजाय तुमने इसे और भी खराब कर दिया। मैं शशिकांत हिचकिचाया और हालांकि वह निराश था, उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। मुख्य बड़े, क्या हमें सच में उनके सामने झुकना पड़ेगा? एक और बड़े ने जोरदार विरोध किया। झुकना? बड़े ने सिर हिलाया।
आप एक 5वें स्तर के शिल्पकार के पूजनीय दर्जे के बारे में जानते हैं, और वह एक 5वें स्तर के मन निर्माण कला के शिल्पकार हैं। आज का सिंह परिवार वैसा नहीं है जैसा पहले था। एक 5वें स्तर के शिल्पकार की बुलाने की शक्ति को कम मत आंकिए। विक्रम सिंह का दर्जा सच में हमारे शशि परिवार से ज्यादा है। यह सुनकर शशि परिवार के लोग शांत हो गए। वे एक 5वें स्तर के शिल्पकार के जबरदस्त दर्जे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। यह इसलिए था क्योंकि वे एक 5वें स्तर के शिल्पकार के असाधारण दर्जे को पहचानते थे कि शशि परिवार ने माया रानी को माफ करने का फैसला किया था ताकि दोनों परिवारों के बीच रिश्ते सुधर सके। पर शशि परिवार ने विक्रम सिंह की ईमानदारी को बहुत कम आंका था। मुझे डर है कि अगर हम सिर भी झुकाएं तो विक्रम सिंह हमारी सेवा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। शशिरंजन ने गंभीरता से कहा, क्या उन्हें ऐसे भयानक पोते को ना पहचानने का पछतावा था? यह सिर्फ शशिरंजन ही जानता था। धक स्तर में प्रवेश करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। नेहा से निकलने वाली भयानक शक्ति बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। नेहा ने खुशी से हंसते हुए कहा, यह सब भाई विक्रम के स्तंभ और कई स्वर्गीय खजानों की वजह से है। जब हमारे पास समय है तो चलो पहले साधक के स्तर को मजबूत करते हैं। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, कितनी शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा। लगता है भाई विक्रम की आत्मनाश तलवार कला को समझने की क्षमता गहरी हो रही है। नेहा ने तारीफ में कहा। उसका प्यारा चेहरा एक प्यारी सी मुस्कान से चमक उठा। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। आत्मनाश तलवार कला का पहला वार अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें काफी समय लगा पर शक्ति कम से कम दुगनी हो गई है। विक्रम सिंह की आंखों में आत्मविश्वास भरा हुआ था। आत्मनाश तलवार कला का पहला वार महारत से जानने के बाद उन्हें पूरा यकीन था कि वह मुरली का सामना कर सकते हैं, भले ही उनकी शक्ति मुरली का मुकाबला ना कर सके। इस तलवार कला की शक्ति निश्चित रूप से मुरली को दबा सकती है। नेहा, अपने समय का सबसे ज्यादा उपयोग करो। 3 दिन में हम नौशाह नगर जा रहे हैं, विक्रम सिंह ने आगे कहा। नेहा ने अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और हंसी। जहां भाई विक्रम जाएंगे, नेहा वहीं जाएगी। नेहा के पास अपनी रक्षा के लिए एक भयानक परिरक्षक ढाल थी। इस तरह वह कहीं भी जाने से नहीं डरती थी। शशिरंजन के बड़े 70वें जन्मदिन में 5 दिन और बाकी थे। 3 दिन बाद विक्रम सिंह, नेहा और माया रानी एक साथ नौशाह नगर के लिए निकल पड़े। शशिरंजन के बड़े 70वें जन्मदिन में बस 2 दिन और बाकी थे। विक्रम सिंह की गति समय पर पहुंचने के लिए काफी थी। विक्रम सिंह माया रानी को अकेले शशि परिवार जाने देने में हिचकिचा रहे थे और शुरू में वह जाना नहीं चाहते थे, पर अब उनके पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वह अपनी मां को दूसरों द्वारा परेशान होते हुए नहीं देख सकते थे। क्या वह ऐसा कर सकते थे? जहां तक आनंद सिंह और बाकी लोगों की बात है, वे साधना के लिए सिंह के घर पर ही रुके। जब भी समय मिलता उन्हें साधना के लिए हर पल का उपयोग करना पड़ता। ऐसी मुसीबत का सामना करते हुए अपनी साधना को बेहतर बनाना सबसे ज्यादा जरूरी था। इस बार वे नौशाह नगर के बड़े शक्तिशाली परिवारों का सामना कर रहे थे, जिनकी शक्ति भयानक थी। उनमें से कोई भी आसानी से महाशून्य पंथ को खत्म कर सकता था। विक्रम सिंह के लिए नौशाह नगर एक ड्रैगन की गुफा और शेर की मांद के समान था। यह यात्रा निश्चित रूप से जानलेवा खतरों से भरी थी। भले ही यह एक ड्रैगन की गुफा और शेर की मांद हो, विक्रम सिंह को तो फिर भी जाना ही था। नौशाह नगर पहुंचने पर विक्रम सिंह और उनके साथियों को बस आधा दिन लगा। विक्रम सिंह अभी भी नौशाह नगर से बिल्कुल अनजान थे। यह उनकी पहली यात्रा थी। नौशाह नगर विक्रम सिंह का मुख्य भूमि को जीतने की दिशा में पहला कदम था। अगर यह पहला कदम था तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था। नेहा के मार्गदर्शन में विक्रम सिंह और बाकी 2 ने शशि परिवार के सबसे नजदीकी शहर मेघराज नगर में एक सराय ढूंढा। भले ही माया रानी 10 साल से ज्यादा समय से नौशाह नगर से दूर थी, पर वह अभी भी इससे परिचित थी। जैसे ही वे सराय में घुसे, विक्रम सिंह की तड़ी ने अंदर मौजूद सभी का ध्यान खींचा। नेहा की खूबसूरती ने कई पुरुषों की नजरें अपनी ओर खींची। क्या तुमने सुना, ज्वलन नगर राज्य ने 5वें स्तर का मन निर्माण कला का शिल्पकार सामने लाया है और वह अभी बहुत युवा है। ज्वलन नगर राज्य का महासेनापति। हाँ, मैंने भी सुना है। वह ज्वलन नगर राज्य का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली इंसान है। उसका नाम विक्रम सिंह है। मैंने सुना है कि वह इस साल सिर्फ 18 साल का है। यह खबर अभी अभी हमारे नौशाह नगर में फैली है। बहुत से शक्तिशाली लोग ज्वलन नगर राज्य जा रहे हैं, इस आशा में कि वह शिल्पकारी में उनकी मदद करेगा।
अब उसे 4 महान राज्यों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है और हमारे नौशाह नगर के प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में भी वह कम नहीं है। सराय के अंदर जैसे ही विक्रम सिंह और उनके साथी बैठे, उन्होंने अगली मेज पर विक्रम सिंह की उपलब्धियों के बारे में बातचीत करते हुए सुना। भाई विक्रम, आपकी प्रसिद्धि तो नौशाह नगर तक भी पहुंच गई है। नेहा ने अपना मुंह झांकते हुए धीरे से हंसा। माया रानी हल्की सी मुस्कुराई। 4 महान राज्यों में इतनी बड़ी हलचल के साथ इसे छुपाना स्वाभाविक था। यह नौशाह नगर तक पहुंचे, यह बिल्कुल सामान्य है, खासकर जब हमारा विक्रम इतना प्रभावशाली है। विक्रम सिंह चुपचाप मुस्कुराए। अगर उन कुछ लोगों को पता होता कि विक्रम सिंह अगली मेज पर ही बैठे हैं तो पता नहीं उनके चेहरे पर क्या भाव होते। एक अच्छा भोजन करने के बाद एक आदमी सराय में आया और सीधे विक्रम सिंह की मेज की ओर बढ़ा। वह व्यक्ति और कोई नहीं, आनंद था। विक्रम सिंह आनंद के आने से बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। आनंद हल्के से मुस्कुराया। विक्रम सिंह, मैंने नहीं सोचा था कि तुम सच में नौशाह नगर आने की हिम्मत करोगे। विक्रम सिंह ने आनंद पर नजर डाली और ठंडक से कहा, मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा। आनंद ने व्यंग से कहा, मैंने सुना है कि नौशाह नगर में बहुत से लोग हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। बहुत से, बताओ तो सही। विक्रम सिंह को असल में इसमें दिलचस्पी थी। उन्होंने यह शशिकांत से भी सुना था। वह मुझे नहीं पता। आनंद हंसा। चलो मेरे साथ जंगलात घाटी चलो। घाटी का मुखिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समय बिल्कुल सही है। कल घाटी का मुखिया भी शशि परिवार के उत्सव में जा रहा है। क्या इत्तेफाक है? हम भी शशि परिवार के उत्सव में जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम 2 दिन और इंतजार क्यों ना करें? तुम्हारे घाटी के मुखिया को जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, विक्रम सिंह ने बेपरवाही से कहा। विक्रम सिंह, चाले मत चलो। यह नौशाह नगर है, ज्वलन नगर राज्य नहीं। और यह मत भूलो कि तुम्हारे पिताजी हमारे कब्जे में हैं। आनंद ने अपनी आवाज दबाई और सख्ती से चेतावनी दी। धड़ाक बिना एक और शब्द बोले विक्रम सिंह ने तेजी से हाथ बढ़ाया और आनंद की गर्दन पकड़ ली, जिससे एक जोरदार आवाज हुई क्योंकि उन्होंने आनंद को मेज पर दबा दिया। सराय में सभी को चौंका दिया और सभी की आंखें उन पर आ गई। फिर से मुझे धमकाना, मानो या ना मानो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, विक्रम सिंह ने सख्त लहजे में पूछा। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। घाटी का मुखिया तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, आनंद ने घबराहट में चिल्लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम सिंह नौशाह नगर में भी इतने साहसी होंगे। ओह, क्या ऐसा है? ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी मार देता हूं, विक्रम सिंह ने ठंडक से कहा। आनंद की गर्दन पकड़कर उसे कचरे की तरह सराय से बाहर फेंक दिया। विक्रम सिंह की शक्ति जबरदस्त थी। आनंद एक काली लकीर बन गया क्योंकि उसे बाहर फेंका गया और वह कई मंडप की इमारतों को तोड़ते हुए गिरा। सराय में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। आंखें दर और कुछ हद तक हैरानी से खुली थी। सभी विक्रम सिंह पर टिकी थी। बस एक सामान्य से फेंकने से विक्रम सिंह ने भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया था। इस युवा व्यक्ति की शक्ति सचमुच भयानक है। उसने इसे इतनी गहराई से छिपाया है। उसकी साधना का स्तर समझना नामुमकिन है। वह व्यक्ति जंगलात घाटी का लगता है। इस बच्चे में कुछ दम है। पहले शांत सराय में अचानक हलचल मच गई। सराय के बाहर बहुत से साधक इकट्ठा हो गए जो यह जानने को उत्सुक थे कि क्या हुआ था। विक्रम सिंह ने मेज पर एक सोने का सिक्का रखा और फिर सराय से बाहर निकले आनंद की ओर बढ़ते हुए। विक्रम सिंह की शक्ति बहुत विशाल थी। उनके हाथ के एक झटके से उन्होंने आनंद को सराय के बाहर वाली सड़क से दूसरी सड़क तक फेंक दिया था और इस प्रक्रिया में आनंद 4 मंडप की इमारतों को तोड़ते हुए गिरा था। आनंद के सिर से खून बह रहा था और वह बुरी तरह से घायल था। फिर भी मरा नहीं था, पर वह उठ नहीं पा रहा था। सिंह परिवार में विक्रम सिंह ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की थी। आनंद को कभी उम्मीद नहीं थी कि नौशाह नगर आने के बाद विक्रम सिंह उसे मारेंगे ही नहीं बल्कि उसे मारने की हिम्मत भी करेंगे। जंगलात घाटी का आनंद कौन उस पर इतनी बेरहमी से हमला करेगा? कौन इतना साहसी है कि जंगलात घाटी के किसी व्यक्ति पर हमला करे? विक्रम सिंह और उनके साथियों को पहले कभी नहीं देखा था। इतने अजनबी, फिर भी यह निसंदेह वे ही थे जिन्होंने आनंद को घायल किया था। क्या नौशाह नगर में हर कोई जंगलात घाटी के बारे में नहीं जानता था? आनंद को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कौन करेगा? भले ही आनंद केवल 3रे स्तर के योग मूल के स्तर पर था, पर नौशाह नगर में उसका एक अच्छा नाम था और जंगलात घाटी में उसका एक निश्चित दर्जा था। यकीनन यह उसके कारण नहीं था बल्कि इसलिए था क्योंकि आनंद का एक भाई आनंद वत्स था जो 3रे स्तर का रसायनज्ञ था।
साथ ही एक गुरु भी था जो 5वें स्तर का रसायनज्ञ था। इन रिश्तों के कारण आनंद की स्थिति अच्छी थी और नौशाह नगर में बहुत से लोग उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते थे। जैसे ही विक्रम सिंह और उनके साथी पास आए, आसपास के साधक एक तरफ हट गए। बुरी तरह से घायल आनंद, उसका पीला चेहरा गुस्से से मुड़ा हुआ था। उसने विक्रम सिंह को घूर कर कहा, नौशाह नगर में कोई मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं गारंटी देता हूं कि तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। विक्रम सिंह का चेहरा भावहीन था क्योंकि वह सख्ती से आनंद को देख रहे थे। उनकी डराने वाली नजर ने देखने वालों को डरा दिया। इतना युवा लड़का जिसकी नजर इतनी डराने वाली हो, सिर्फ इसलिए कि तुम जंगलात घाटी के एक व्यक्ति हो। विक्रम सिंह ने ठंडक से पूछा क्योंकि हवा में एक तीव्र मारक इरादा फैल गया। मौत की भारी और ठंडी हवा ने भीड़ को डर से कांपा दिया। विक्रम सिंह के प्रति उनके डर की भावना बढ़ गई। इस युवा व्यक्ति का क्या आधार था? उसका मारक इरादा इतना भयानक था, यह जानते हुए भी कि आनंद जंगलात घाटी का था, फिर भी उसने उस पर हाथ डालने की हिम्मत की। क्या यह हो सकता है कि उनके सामने वाले युवा व्यक्ति का आनंद से भी ज्यादा भयानक आधार था? आनंद घबराहट और गुस्से से भरा हुआ महसूस कर रहा था। नौशाह नगर में उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार हुआ था? यहां तक कि दूसरे बड़े शक्तिशाली परिवारों के महारथी भी उससे मिलने पर कुछ सम्मान दिखाते थे, पर विक्रम सिंह ने उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। युवा व्यक्ति, जल्दबाजी मत करो। आनंद का भाई 3रे स्तर का रसायनज्ञ है और उसके भाई का गुरु 5वें स्तर का रसायनज्ञ है। अचानक एक बड़े ने जोर से याद दिलाया। ओ विक्रम सिंह थोड़ा चौंक गए। फिर व्यंग से कहा, तो ऐसा है, कोई हैरानी की बात नहीं कि तुमने कहा कि नौशाह नगर में कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारे पीछे एक 5वें स्तर का रसायनज्ञ है। तुम बच्चे, तुमने पहले जानकारी हासिल किए बिना आनंद के भाई पर हमला करने की हिम्मत की। लगता है तुम जिंदगी से थक गए हो। एक आदमी अचानक आगे आया, विक्रम सिंह पर ठंडक से चिल्लाया। लगता था कि वह आनंद की मदद करने का इरादा रखता था। तुम सचमुच मौत को बुला रहे हो। आनंद को घायल करके जिंदा जाने की सोचना भी मत। कई और मजबूत साधना वाले लोग भी आगे आए। विक्रम सिंह की ठंडी नजर 4 लोगों पर पड़ी क्योंकि उन्होंने ठंडक से पूछा, क्या तुम मुझे रोकने का इरादा रखते हो? आनंद के पीछे एक 5वें स्तर का रसायनज्ञ होने के साथ यह आनंद के साथ एहसान करने का एक शानदार मौका था, संभवतः भविष्य में बहुत से फायदे हासिल करने का। एक 5वें स्तर के रसायनज्ञ का दर्जा बहुत ऊंचा था। कौन उनसे दोस्ती करना नहीं चाहेगा? जैसे ज्वलन नगर राज्य के यमराज एक 5वें स्तर के रसायनज्ञ के रूप में उन्हें राज्य के उपदेशक के रूप में सम्मानित किया गया था। मेरे लिए उसे मार डालो और तुम्हें भरपूर इनाम मिलेगा। आनंद ने गुस्से से चिल्लाया। लगता था कि वह जिस असल मिशन पर था वह उसे भूल गया था। आनंद का काम विक्रम सिंह को जंगलात घाटी में आमंत्रित करना था, पर अपने गुस्से में अब उसे उसकी परवाह नहीं थी। निश्चिंत रहो आनंद, हमारे यहां रहते हुए वह तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। 8वें स्तर के योग मूल के स्तर पर एक आदमी ने आत्मविश्वास से व्यंग किया, पर जैसे ही उसके शब्द गिरे, आदमी का चेहरा अचानक डर से भर गया। उसके देखने की जगह में उसने एक हथेली की छाप को तेजी से फैलते हुए देखा। हाथ में विस्फोटक शक्ति भरी हुई थी जो उसकी ओर आ रही थी। धड़ाक पर विक्रम सिंह ने बेरहमी से हमला किया। कोई दया नहीं दिखाई। एक पल में उसकी हथेली आदमी के कपाल पर टूट पड़ी, जिसके बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे आदमी ने मुंह भरकर खून थूक दिया और मौके पर ही मर गया। जो मुझे रोकेंगे वे मरेंगे, विक्रम सिंह ने ठंडक से कहा। बाकी 3 लोगों को डर से कांपा दिया। उनके चेहरे पीले पड़ गए। देखने वाले साधक हैरान रह गए। उनकी आंखें डर से भरी थी। 8वें स्तर का योग मूल का एक विशेषज्ञ उनके सामने वाले युवा व्यक्ति की एक हथेली से पल भर में मर गया। आनंद बहुत डर गया था। वह अपनी गंभीर चोटों और दर्द से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था ताकि अपनी जान बचाकर भाग सके। अगर आनंद भाग सकता तो उसके पास बदला लेने का मौका होता। पर दुख की बात है कि जिन लोगों ने आनंद की मदद करने के लिए खड़े हुए थे उनमें से एक को मरते हुए देखा। बाकी 3 पहले ही डर से अपनी हिम्मत खो चुके थे और किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। योग मूल के 8वें स्तर के किसी व्यक्ति को एक ही हथेली से मारना, ऐसी भयानक शक्ति ने सभी की हिम्मत तोड़ दी थी। आनंद ने विक्रम सिंह को डर और निराशा से देखा। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने विक्रम सिंह को धमकाया था, नहीं तो वह ऐसी स्थिति में नहीं होता। फड़फड़ विक्रम सिंह की आकृति अचानक आगे बढ़ी।
आनंद का रास्ता रोकते हुए। विक्रम सिंह के अचानक प्रकट होने से सड़क पर मौजूद साधक डर से पीछे हट गए। किसी ने भी पास आने की हिम्मत नहीं की। तुम कहां जा रहे हो? विक्रम सिंह ने ठंडक से पूछा। मुझे मत मारो। विक्रम सिंह को आते हुए देखकर आनंद डर से घुटनों पर बैठ गया, दया की भीख मांगते हुए। क्या तुम्हारे पीछे एक 5वें स्तर का रसायनज्ञ नहीं है? मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूं। मुझे वह आते हुए क्यों नहीं दिख रहा? विक्रम सिंह ने बेपरवाही से पूछा। गट आनंद डर से मुश्किल से कुछ निगल पाया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। विक्रम सिंह, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। कृपया मुझे मत मारो। आनंद अपने सिर को जमीन पर पटकते हुए दया की भीख मांगने लगा। मौत की हवा ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। मैं न केवल तुम्हें मारने का इरादा रखता हूं, बल्कि जंगलात घाटी ने मेरे पिताजी को कैद किया है। वहां के हर किसी को मरना होगा। विक्रम सिंह की आवाज धीमी थी, जैसे वह पाताल की गहराइयों से आ रही हो, बर्फीली और हड्डी तक जमा देने वाली। फड़फड़। जैसे ही विक्रम सिंह के शब्द गिरे, अचानक उनके पीछे से एक गूंज की आवाज आई और एक सफेद ऊर्जा फूटी जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति थी। धड़ाक। इसे महसूस करते हुए विक्रम सिंह ने बिना सिर मोड़े अपना बायां हाथ पीछे की ओर घुमाया और एक दबी हुई आवाज के साथ उन्होंने जबरदस्ती सफेद ऊर्जा को तोड़ दिया। बच्चे, तुम में कुछ काबिलियत है। पीछे से एक गर्व भरी ठंडी हंसी आई। आने वाला एक युवा आदमी था जो शानदार रेशमी कपड़े पहने था। हाथ में एक पंखा पकड़ा हुआ था जो एक विद्वान सज्जन की तरह दिख रहा था। युवा मालिक अमित। सड़क पर साधकों की आंखें उस पर पड़ी। वह युवा आदमी मेघराज नगर के अमित परिवार का सबसे बड़ा बेटा अमित था, जिसकी साधना 8वें स्तर के योग मूल तक पहुंच गई थी, जो पिछले आदमी से कहीं ज्यादा मजबूत था। अमित परिवार मेघराज नगर का एक बड़ा परिवार था जिसकी गहरी विरासत और जबरदस्त शक्ति थी। अमित परिवार का प्रतिभाशाली था। मेघराज नगर का प्रतिभाशाली बेटा जो 20 साल की उम्र से पहले ही 8वें स्तर के योग मूल तक पहुंच गया था। युवा मालिक अमित, कृपया मुझे बचाओ। अमित को देखकर आनंद ने उसे एक जीवन रक्षक के रूप में देखा और जल्दी से चिल्लाया, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, भले ही वे आए। विक्रम सिंह ने ठंडक से कहा और सीधे आनंद की छाती पर एक मुक्का मारा। फड़फड़। अमित ने भौहें चढ़ाई और तुरंत अपनी असली ऊर्जा को अपनी चाल की कला का इस्तेमाल करने के लिए जुटाया। एक फड़फड़ के साथ एक काली छाया चमकी और लगभग एक पल में उसने आनंद को विक्रम सिंह के मुक्के से बचा लिया। गति अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। उसी स्तर के लोगों में अमित की गति को निश्चित रूप से फायदा था। किसी को मारना चाहते हो? तुम्हें इस युवा मालिक से पूछना चाहिए था। गति के मामले में मुझे कुछ। अमित ने हंकारी हंसी। नहीं है। विक्रम सिंह की बर्फीली आवाज अचानक अमित के बाईं ओर से आई। धड़ाक। पुफ। विक्रम सिंह एक भूत की तरह प्रकट होकर आनंद की छाती पर मुक्का मारा। एक गूंजती हुई आवाज के साथ विस्फोटक शक्ति ने आनंद को खून उंकने पर मजबूर कर दिया। उसके शरीर को अमित की पकड़ से दूर फेंक दिया। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। भयानक शक्ति ने आनंद को एक तोप के गोले की तरह हवा में उड़ा दिया जो एक के बाद एक इमारतों को तोड़ते हुए गिरा। धूल के बादल उठाता हुआ विक्रम सिंह का मुक्का बेरहम था। आनंद को बिना किसी दया के मार डाला। भयानक शक्ति ने सड़क पर मौजूद बहुत से साधकों को डरा दिया, जिससे वे बेकाबू होकर कांपने लगे। यह कैसे संभव है? अमित का चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। उसे मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि विक्रम सिंह की गति इतनी भयानक हो सकती है कि वह उसे पकड़ भी नहीं पाया। अमित को हमेशा अपनी गति पर गर्व रहा था, पर विक्रम सिंह के सामने उसकी प्यारी गति कमतर थी। एक अचंभित अमित वहां अचेत खड़ा रहा, जैसे उसकी आत्मा उसे छोड़ चुकी हो। अमित को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आदमी जो उससे छोटा था, गति और शक्ति दोनों में उससे ज्यादा काबिल था, और जिसने उसे और भी ज्यादा चौंका दिया वह यह था कि विक्रम सिंह ने अपनी असली ऊर्जा को इस्तेमाल भी नहीं किया था। इस युवा व्यक्ति का साधना स्तर क्या था? क्या कोई इतना युवा सच में इतना भयानक हो सकता था? विक्रम सिंह ने अपने बगल में अमित पर नजर डाली और ठंडक से कहा, अगर तुम बीच में आने की योजना बना रहे हो तो मैं तुम्हें भी मारने से नहीं हिचकिचाऊंगा। यह सुनकर हैरान अमित ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसका चेहरा काला पड़ गया। अमित परिवार के प्रतिभाशाली के रूप में उसे कभी ऐसा तिरस्कृत नहीं किया गया था। अपने दिल में गुस्सा होकर अमित ने अपनी जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल किया और जोर से कहा, तुम कोशिश कर सकते हो। मैंने जंगलात घाटी के आनंद को मारने की हिम्मत की। क्या तुम सोचते हो कि मैं अमित परिवार से डरूंगा? विक्रम सिंह ने ठंडक से कहा। निडर होकर एक तीव्र और तीखी मारक इरादा उसके चारों ओर फैल गया।
क्योंकि उसने आनंद को मार डाला था। यह निश्चित था कि नौशाह नगर में उसकी यात्रा आसान नहीं होगी। विक्रम सिंह एक बड़ा तमाशा बनाने से नहीं डरे। अगर नौशाह नगर को उलट पुलट कर दिया जाए तो विक्रम सिंह का कोई क्या कर सकता था। विक्रम माया रानी जल्दी से आए और बीच में बोली, विक्रम इसे छोड़ दो। विक्रम सिंह, हमारे पास अभी भी जरूरी काम है। नेहा भी बीच में आने के लिए आई। चलो चलते हैं, विक्रम सिंह ने बेपरवाही से कहा, अपनी शक्ति को वापस लेते हुए। तुम कौन हो? अमित ने भे चढ़ाते हुए पूछा। विक्रम सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उन्हें देना जरूरी था। यह अपमानजनक है। अमित गुस्सा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। वह विक्रम सिंह को मारना चाहता था। फिर भी किसी कारण से जिस तरह से विक्रम सिंह ने उसे देखा, जैसे कि वह बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, उससे अमित को डर लगा। आनंद को एक अनजान युवा ने मार डाला। यह खबर मेघराज नगर से तेजी से फैल गई। रहस्यमय युवा जिसने एक ही हथेली के वार से 8वें स्तर के योगमूल के महारथी को मार डाला था और अमित परिवार के युवा मालिक अमित के हाथों से आनंद की जान ले ली। उसकी गति और शक्ति दोनों ही अमित से कहीं ज्यादा थी। इस खबर ने अमित परिवार को हिला दिया। अमित की शक्ति मेघराज नगर में हर कोई जानता था। वह युवा पीढ़ी के बीच एक प्रतिभाशाली इंसान था। मेघराज नगर की युवा पीढ़ी में अमित का मुकाबला करने वाले कुछ ही लोग थे और यहां तक कि बड़े शक्तिशाली परिवारों के बीच भी उसे उत्कृष्ट माना जाता था। भला कौन था जिसकी शक्ति अमित से ज्यादा थी? खबर चौंकाने वाली और अविश्वसनीय थी, जिससे शशि परिवार और कई अन्य बड़े और छोटे शक्तिशाली परिवारों के बीच एक बड़ा हंगामा मच गया। नौशाह नगर में किसी ने आनंद वत्स के भाई को मारने की हिम्मत की और यह चौंकाने वाली खबर ने सभी को अविश्वास में डाल दिया। वहीं दूसरी ओर सभी यह जानने को उत्सुक थे कि इतनी हिम्मत किस में थी। नौशाह नगर में आनंद वत्स को कौन नहीं जानता। वह नौशाह नगर में एक प्रतिभाशाली रसायनज्ञ है जिसकी उम्र 30 के शुरुआती दौर में है। उसका भविष्य महान उपलब्धियों के लिए निश्चित है। उसका गुरु कोई और नहीं बल्कि 5वें स्तर का रसायनज्ञ है, जिसे पूरे नौशाह नगर में सिद्ध गुरु के नाम से जाना जाता है। भले ही नौशाह नगर में काफी रसायनज्ञ हैं, केवल 2 ही ऐसे हैं जो सिद्ध गुरु के बराबर हैं और यहाँ तक कि यमराज भी रसायन शास्त्र के कौशल में सिद्ध गुरु का मुश्किल से ही मुकाबला कर पाते हैं। आनंद वत्स सिद्ध गुरु का सबसे गर्वित शिष्य है, तो आनंद की मौत के साथ सिद्ध गुरु चुप कैसे रह सकते थे? इस बीच आनंद वत्स को खबर मिली और वह बहुत गुस्से में था। वह पहले ही शक्तिशाली अनुयायियों के एक समूह के साथ मेघराज नगर के लिए निकल चुका था, जो उसके प्रभाव के कारण उसकी मदद करने के लिए उत्सुक थे। आनंद की मौत की खबर जंगलात घाटी में पहुंचने के बाद बड़े अधिकारी गुस्से से भड़क उठे। आनंद ने विक्रम सिंह के नौशाह नगर पहुंचने की खबर भेजने के तुरंत बाद उसे मार दिया गया। यह निश्चित रूप से विक्रम सिंह का काम है, एक उच्च पदस्थ व्यक्ति ने गुस्से से कहा। एक उदास चेहरे वाले एक बड़े ने कहा, सिद्ध गुरु के प्रभाव के साथ नौशाह नगर में कोई भी आनंद को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। एक तरफ सिद्ध गुरु हैं और दूसरी तरफ जंगलात घाटी। यहां तक कि बड़े शक्तिशाली परिवार भी आनंद के खिलाफ काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। विक्रम सिंह के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। आनंद को मारना निसंदेह सिद्ध गुरु के मुंह पर एक थप्पड़ है। विक्रम सिंह निश्चित रूप से बर्बाद हो गया है। सभी उच्च अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि यह विक्रम सिंह का काम था, पर वे यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जब श्रीधर सिंह उनके कब्जे में थे तब भी विक्रम सिंह ने आनंद को मारने की हिम्मत की, खासकर जब आनंद के पीछे भयानक सिद्ध गुरु का समर्थन था। सिद्ध गुरु को गुस्सा दिलाकर विक्रम सिंह निश्चित रूप से मर जाएगा, पर नवलोक स्तंभ का क्या वह सिद्ध गुरु के हाथों में नहीं चला जाएगा? एक उच्च पदस्थ व्यक्ति ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, यह समझाते हुए कि श्रीधर सिंह को कैद करना सब नवलोक स्तंभ के लिए था, जो किसी और के हाथों में नहीं जा सकता था। घाटी के मुखिया ने थोड़ी सी बोहे चढ़ाई। उनकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी और एक क्रूर मारक इरादा चमक उठा और ठंडक से कहा, उसकी मारने की हिम्मत का मतलब है कि उसमें आत्मविश्वास है। उसे खुद जंगलात घाटी आने दो। अगर हमें नवलोक स्तंभ नहीं मिल सकता तो श्रीधर सिंह को मार डालो। कि युवा व्यक्ति सख्ती से खेलना चाहता है तो चलो उसके साथ खेलते हैं। जंगलात घाटी के एक सदस्य को मारने के लिए हम श्रीधर सिंह का एक पैर तोड़ देंगे। विक्रम सिंह को संदेश भेजो और देखते हैं कि वह जंगलात घाटी के कितने लोगों को मार सकता है। मैं अभी जाकर श्रीधर सिंह का एक पैर तोड़ दूंगा। यह सिद्ध गुरु के लिए एक स्पष्टीकरण के रूप में भी काम करेगा। एक उच्च अधिकारी ने दुष्टता से कहा, अपनी मुट्ठियों को कसकर भीते हुए।
घाटी के मुखिया ने ठंडक से कहा, हम स्वागत के लिए दी गई शराब को मना करके जुर्माना भरना। इस बीच आनंदवत्स मेघराज नगर में 1 दर्जन से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ पहुंच गया था और बुरी तरह से मरे हुए आनंद को देखकर उसकी आंखें खून से भर गई, मारक इरादे से भरी हुई। आखिरकार वह कौन था? आनंदवत्स ने गुस्से में गर्जना की, जिससे सड़क पर मौजूद लोग डर से पीछे हट गए। विक्रम सिंह और उनके 2 साथी पहले ही मेघराज नगर छोड़ चुके थे। वे मेघराज नगर के नहीं है। हम उनके मूल को नहीं जानते। वे शहर छोड़ चुके हैं। 1 आदमी और 2 महिलाएं। सड़क पर किसी ने चिल्लाया, उनका पीछा करो। आनंदवत्स ने गुस्से में आदेश दिया। 1 दर्जन शक्तिशाली व्यक्ति तुरंत तेजी से बाहर निकल गए। 1 दर्जन से ज्यादा महारथियों ने आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़े। पलक झपकते ही मेघराज नगर को छोड़ दिया। वे सभी 5वें स्तर के योग मूल या उससे ऊपर थे, जिनमें से सबसे मजबूत 9वें स्तर के योग मूल पर था। एक 3रे स्तर के रसायंग के रूप में इतने सारे शक्तिशाली व्यक्तियों को जुटा पाना दिखाता है कि आनंदवत्स नौशाह नगर में कितना अच्छा घूमता था। आनंदवत्स को नाराज करके उस युवा व्यक्ति का भाग्य शायद बुरा है। बुरा मुझे लगता है कि वह लगभग मर चुका है। सिद्ध गुरु चुपचाप नहीं बैठेंगे। वह सचमुच अपनी मौत को बुला रहा है। उस सबको देखते हुए उस युवा व्यक्ति की शक्ति सचमुच भयानक है। यहां तक कि युवा मालिक अमित भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। आनंदवत्स के जाने के बाद सड़क पर मौजूद लोग आपस में बात करने लगे। विक्रम सिंह और उनके साथी बहुत पहले ही मेघराज नगर छोड़ चुके थे और अब उनका पीछा करने वाला आनंदवत्स उन्हें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएगा। सबसे पहले वे नहीं जानते थे कि वह व्यक्ति कौन था। दूसरे, उन्होंने विक्रम सिंह को कभी नहीं देखा था और तीसरे, वे नहीं जानते थे कि विक्रम सिंह और उनके साथी किस दिशा में गए थे। आनंदवत्स इतना गुस्से में था कि वह लगभग फट पड़ा। कलश परिवार के मुखिया का 70वां जन्मदिन भी था और आनंदवत्स और सिद्ध गुरु दोनों को आमंत्रित किया गया था। उनके पास विक्रम सिंह का पीछा करने का समय नहीं था और उन्हें फिलहाल के लिए पीछा करना छोड़ना पड़ा। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उन्हें वह नहीं मिला, क्योंकि अगर आनंदवत्स चला गया होता तो यह मौत का मिशन होता। एक साधारण 3रे स्तर का रसायंज्ञ और 1 दर्जन योगमूल के विशेषज्ञ विक्रम सिंह के सामने चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। अगली सुबह नौशाह नगर के विभिन्न आकार के विभिन्न शक्तिशाली परिवार, साथ ही मुक्त साधकों के मजबूत लोग जिसे भी निमंत्रण मिला था, वे एक के बाद एक शशि परिवार के घर की ओर बढ़ना शुरू हो गए थे। विक्रम सिंह और उनके 2 साथी भी शशि परिवार के रास्ते में थे। माया रानी 18 साल से शशि परिवार में वापस नहीं आई थी और उनका वर्तमान मन अविश्वसनीय रूप से जटिल था। चिंता, खुशी, दुख, उम्मीद और लाचारी भी थी। माया रानी के चेहरे पर जटिल भावनाओं को देखकर विक्रम सिंह ने कहा, मां चिंता मत करो, सब कुछ अभी भी मेरे पास है। माया रानी ने सिर हिलाया। उनके दिल को बहुत सुकून मिला। विक्रम सिंह के वहां होने से उन्हें बहुत ज्यादा आराम महसूस हुआ। मां, शशि परिवार बहुत दिलहीन है। यह रिश्ता शांत करने के लिए आना पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि वे एक शिल्पकार और रसायंज्ञ के रूप में मेरे दर्जे की लालसा करते हैं, विक्रम सिंह ने कहा। माया रानी ने सिर हिलाया। शशि परिवार के इरादे को पूरी तरह से समझते हुए वे सच में शिल्पकारी और रसायन शास्त्र में विक्रम सिंह की उपलब्धियों पर नजर रखे हुए थे। मां जानती हैं, शशि परिवार ने सच में मुझे बहुत निराश किया है। उनकी आंखों में केवल स्वार्थ है, माया रानी ने कहा। भव्य और शानदार शशि परिवार का निवास हलचल से भरा हुआ था। शक्तिशाली योद्धा बादल की तरह बहुत ज्यादा थे। नयन परिवार जन्मदिन की बधाई देने आया है, शशि निवास पर एक पहरेदार ने चिल्लाया। नयन परिवार के मुखिया और अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने सलाम किया और अपनी शुभकामनाएं दी। नयन परिवार के मुखिया, बड़े कृपया अंदर आइए। शशि परिवार के मुखिया शशिंजन ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ विनम्रता से उनका स्वागत किया। बहुत मिलनसार लग रहे थे। जंगलात घाटी के मुखिया और 3 महान बड़े जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। तूफान पंथ के पंथ प्रमुख, संरक्षक और 5 महान बड़े जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। देवराज पंथ के पंथ प्रमुख, संरक्षक और 3 महान बड़े जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। सिद्ध गुरु आनंदवत्स जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धारण चिन्ह। पूरे नौशाह नगर से विभिन्न शक्तिशाली परिवार एक के बाद एक पहुंच गए थे और बड़े शक्तिशाली परिवारों के शक्तिशाली लोगों के प्रकट होने से मौजूद साधकों में बहुत उत्साह पैदा हुआ। उनकी नजरें नौशाह नगर के इन दिग्गजों और हर परिवार के उत्कृष्ट व्यक्तित्वों पर घूम रही थी। वहां 3रे और 4थे स्तर के साधक के दर्जनों योद्धा थे और यहां तक कि 5वें स्तर के साधक के 6 या 7 लोग भी थे।
जिनमें छठे स्तर के दो शक्तिशाली व्यक्ति भी थे जिनकी शक्ति बेहद भयानक थी। शशिरंजन और शशि परिवार के उच्च अधिकारी विनम्रता से उनका स्वागत और मनोरंजन कर रहे थे, चौड़ी मुस्कान के साथ स्पष्ट रूप से खुश होकर। यह शशिरंजन का 70वां जन्मदिन था और लगभग सभी बड़े शक्तिशाली परिवार और मजबूत योद्धा नौशाह नगर से आए थे, जो नौशाह नगर में शशि परिवार के ऊंचे दर्जे को दिखाता था। इतने सारे साधक सम्मान देने आए थे कि शशि निवास का विशाल हॉल और आंगन लोगों से भरा हुआ था और जन्मदिन के उपहार ही किसी के हाथों को दुख देने के लिए काफी थे। जबकि शशिरंजन और शशि परिवार के उच्च अधिकारी विभिन्न परिवारों के शक्तिशाली लोगों का खुशी खुशी स्वागत कर रहे थे। पहरेदारों से आई अगली चिल्लाहट ने शशिरंजन और बड़ों के चेहरे को एक गहरे रंग में बदल दिया। ज्वलन नगर राज्य के सिंह परिवार की महारानी माया रानी जन्मदिन की बधाई देने आई है। जैसे ही पहरेदार की चिल्लाहट गूंजी, शशिरंजन की भय चढ़ गई और उनकी मुस्कान तुरंत सख्त हो गई। ज्वलन नगर राज्य की महारानी विभिन्न शक्तिशाली परिवारों के मजबूत योद्धाओं ने हैरानी में एक दूसरे को देखा। क्या शशि परिवार ने ज्वलन नगर राज्य के लोगों को भी आमंत्रित किया था? भीड़ की हैरान आंखें शशि निवास के फाटक की ओर मुड़ी और उस पल में माया रानी विक्रम सिंह और नेहा के साथ अंदर आई। क्या वह शशिरंजन की बेटी माया रानी है? नयन परिवार के एक बड़े ने अचानक चिल्लाया। हालांकि वह कुछ अनिश्चित लग रहा था। सही है, यह सच में वही छोटी लड़की है जो उस समय थी। मैं उसे अब मुश्किल से पहचान पा रहा हूं। परिवार के मुखिया शशिरंजन, यहां क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था कि आपने रिश्ते तोड़ दिए हैं? यह सच में माया रानी है। इतने सालों दूर रहने के बाद वह सच में वापस आई है। विभिन्न शक्तिशाली परिवारों के मजबूत योद्धा माया रानी को देखकर हैरान थे। सभी काफी आश्चर्यचकित महसूस कर रहे थे। हलचल भरा आंगन अचानक शांत हो गया। बेटी जन्मदिन की बधाई देने आई है। पिताजी आंगन में प्रवेश करने के बाद माया रानी ने अभिवादन किया। विक्रम सिंह और नेहा चुप रहे। विक्रम सिंह ने बस मौजूद मजबूत योद्धाओं पर एक सरसरी नजर डाली और ज्यादा से ज्यादा शशिरंजन को एक और नजर दी। उनके चेहरे पर बेपरवाही का भाव था। हालांकि जिसने विक्रम सिंह को हैरान कर दिया वह यह था कि मौजूद लोगों में उनके पुराने दोस्त भी थे, जिनमें सिंहराज और सिंह कुल, साथ ही सिंह परिवार के कई मजबूत योद्धा भी थे। लगता है कि सिंह परिवार सच में नौशाह नगर में है। 5वें स्तर के साधक पर वह बूढ़ा व्यक्ति देवराज पंथ का पंथ प्रमुख होना चाहिए। विक्रम सिंह की ठंडी नजर सिंहराज और बाकियों पर पड़ी। सिंहराज अब पहले स्तर के साधक तक पहुंच चुके थे। उनकी शक्ति निसंदेह भयानक थी। पिताजी, हमारे बदला लेने का मौका आ गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम सिंह सच में नौशाह नगर में होगा। सिंह कुल ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में एक दुष्ट मारक इरादा चमक उठा। यह सच में अप्रत्याशित है। शशिरंजन विक्रम सिंह का नाना निकला। सिंहराज ने अपनी भौहें गहरी कर ली। उनके चेहरे पर चिंता का भाव था। सिंह परिवार और शशि परिवार के बीच के कड़े रिश्ते से अनजान था, जिस बारे में विक्रम सिंह विशेष रूप से चिंतित थे। वे मौजूद छठे स्तर के साधक पर दो मजबूत योद्धा थे, नयन परिवार के मुखिया और जंगलात घाटी के मुखिया। तो तुम अभी भी वापस आना जानती हो? शशिरंजन ने सख्ती से कहा। उनके चेहरे पर गुस्से का भाव था, क्योंकि उन्होंने फिर माया रानी के पीछे खड़े विक्रम सिंह और नेहा की ओर देखा। हालांकि 18 साल तक एक दूसरे को नहीं देखने के बाद शशिरंजन का दिल भी कुछ भावनाओं से भर रहा था। पिताजी, वहां वह बच्चा विक्रम सिंह है, शशिकांत ने गुस्से से कहा। उसकी उग्र नजर विक्रम सिंह पर टिकी थी। शशिरंजन ने सिर हिलाया। उनकी नजर अभी भी विक्रम सिंह पर थी, क्योंकि उन्होंने खुद से सोचा, इस बच्चे ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से छिपा दिया है। मैं उसकी साधना की गहराई नहीं बता सकता। तो वह विक्रम सिंह है। शशि परिवार के उच्च अधिकारियों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे वे विक्रम सिंह को खा जाना चाहते हो। परिवार के मुखिया विक्रम सिंह सच में एक चौथे स्तर का रसायनज्ञ है और उसकी आत्मिक शक्ति बेहद मजबूत है, यहां तक कि मेरी भी ज्यादा भयानक है। महान बड़े ने फुसफुसाया, विक्रम सिंह से निकलने वाली मजबूत आत्मिक शक्ति पर हैरान होकर। उसकी आत्मिक शक्ति तुम्हारी ज्यादा मजबूत है। शशिरंजन के बूढ़े चेहरे पर हैरानी का निशान दिखाई दिया। उनकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने विक्रम सिंह को देखा। शिखर परिवार के सबसे बड़े आचार्य श्यामाचार्य, जो कि चौथे स्तर के साधक थे। उन्होंने विक्रम सिंह की प्रबल और असीम आत्मिक शक्ति को तुरंत पहचान लिया, और यही वजह थी कि श्यामाचार्य बेहद चकित रह गए। यह युवक तो चौथे स्तर का साधक है।
इस युवा के पास साधना की अद्भुत प्रतिभा और अपार आत्मिक शक्ति है। विश्वास नहीं हो रहा। महान साधक गण हेमंत और अन्य साधक गणों के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। सभी ने विक्रम सिंह की चौथे स्तर के साधक होने की पहचान कर ली। इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचना उसकी असाधारण साधना प्रतिभा का प्रमाण था। क्या वह युवक भी चौथे स्तर का साधक है? महान साधक के आश्चर्य भरे उद्घोष को सुनकर विभिन्न नगर राज्यों के धुरंधर चौंक गए। क्या वह भी चौथे स्तर का साधक है? यह कैसे संभव है? भानु परिवार के आचार्य भानु प्रताप वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा अचंभित थे। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम भी चौथे स्तर का साधक है। भानु प्रताप को देवगिरी के प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता था। देवगिरी में विक्रम के अहंकार भरे शब्दों को याद करते ही भानु प्रताप को लगा जैसे उसका सारा अभिमान और गरिमा बेरहमी से कुचल दी गई हो। कम उम्र में ही शक्तिशाली योद्धा और एक प्रतिभावान साधक, ऐसी अविश्वसनीय उपलब्धियों ने भानु प्रताप को विक्रम सिंह के बराबर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं दी। भानु प्रताप के चकित चेहरे को देखकर भानु परिवार के मुखिया ने पूछा, बेटा तुम इसे जानते हो? भानु प्रताप ने सिर हिलाया और कहा, मैं इसे नहीं जानता, इसने मेरे सामने ही हेमंत को मारा था। क्या हेमंत को मारने वाला यही है? भानु परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के भाव बदल गए। जी हां, इसकी शक्ति बहुत भयानक है। भले ही हमने एक ही चाल चली हो, इसने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग तक नहीं किया और इसकी गति मेरी समझ से परे थी। इसकी योद्धा शक्ति निश्चय ही ऋषि स्तर की होगी। भानु प्रताप ने कहा। वह जितना इस बारे में सोचता उतना ही सतर्क होता जा रहा था। अपनी सतर्कता के साथ साथ भानु प्रताप भीतर से बेहद क्रोधित भी था। विक्रम सिंह द्वारा किसी को मारने की खबर पूरे नगर राज्यों में फैल चुकी थी, जो उसके मान सम्मान के लिए एक बड़ा झटका था। एक पल के लिए आंगन में मौजूद सभी की चकित निगाहें विक्रम सिंह पर टिक गई। इस युवक की पृष्ठभूमि क्या है? श्यामा का उससे क्या संबंध है? और तो और यह चौथे स्तर का साधक भी है। सभी लोग पजल थे और सोच रहे थे कि यह युवा साधक आखिर कौन है। नरेशंस पंथ के मुखिया, यह युवक विक्रम सिंह है। सम्राट वीरेंद्र ने फुसफुसाते हुए कहा, ओ तो यह विक्रम सिंह है, देवगिरी का महायोद्धा, मंत्र साधक, पांचव स्तर का अस्त्र निर्माता। नरेशंस पंथ के मुखिया एक बार फिर चौंके। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। सम्राट यशोधर की आंखों में हत्या की निर्मम इच्छा झलक रही थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, हां यही है, यह ऋषि स्तर पर पहुंच चुका है। इसकी शक्ति बेहद खतरनाक है और इसके तरीके भी निर्मम है। सम्राट परिवार इसी के हाथों खत्म हुआ है। विश्वास नहीं हो रहा कि एक 18 साल का युवक मंत्र साधक, पांचव स्तर का अस्त्र निर्माता हो सकता है और साथ ही चौथे स्तर का साधक भी। इसके अलावा इसकी योद्धा शक्ति भी ऋषि स्तर को पार कर चुकी है। नरेशंस पंथ के मुखिया ने हक्के बक्के होकर कहा, वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचते उतना ही ज्यादा हैरान होते जाते। उन पर विश्वास करना मुश्किल था। शिखर परिवार के मुखिया शिखराचार्य के चेहरे से आश्चर्य के भाव कम होते देख और शिखर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के भाव धीरे धीरे सामान्य होते देख सम्राट वीरेंद्र ने माथे पर शिकन डालकर सोचा, विक्रम और शिखर परिवार का संबंध लगता है। सम्राट परिवार और शिखर परिवार के अलावा और जो लोग विक्रम सिंह की पहचान के बारे में जानते थे, वहां मौजूद बाकी लोग विक्रम सिंह के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने शायद विक्रम सिंह के कुख्यात नाम के बारे में सुना हो और उनके बारे में कुछ बातें जानते हो, लेकिन उन्होंने कभी भी विक्रम सिंह को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। वह युवक, वह सुंदर युवती, एक पुरुष और 2 महिलाएं, क्या यह वही लोग हैं जिन्होंने हेमंत को मारा था? महान साधक ने गहरी सोच में पड़कर माथे पर शिकन डाली। वह विक्रम सिंह को ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी महाशक्तिशाली व्यक्ति से सामना हुआ हो। नगर राज्यों में ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे जो हेमंत को मारने की हिम्मत करते थे और उनके सामने मौजूद तीनों लोग हेमंत के हत्यारों के वर्णन से मेल खाते थे। सिर्फ महान साधक ही नहीं बल्कि हेमंत और वहां मौजूद कई अन्य लोग भी यही अनुमान लगा रहे थे, लेकिन पूरी तरह से निश्चित हुए बिना उन्होंने निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं की। खास तौर पर जब श्यामा शिखर परिवार की थी और कुछ हद तक उन्हें शिखर परिवार का सम्मान रखना था। विक्रम सिंह जिसे स्थिति का एहसास हो चुका था, उसने शांत होकर महान साधक की ओर देखा जैसे वह किसी साधारण व्यक्ति को देख रहा हो और कुछ ही पल बाद उसने अपनी निगाहें हटा ली। वहां मौजूद कई शक्तिशाली लोगों में से ज्यादा लोग विक्रम सिंह के लिए खतरा नहीं थे। जो योद्धा ऋषि स्तर के 5वें और 6ठे चरण पर थे, उन्हें छोड़कर विक्रम को दूसरों की कोई परवाह नहीं थी। यहां तक कि 5वें स्तर के साधकों को भी विक्रम सिंह ने गंभीरता से नहीं लिया। वहां 3 पांचव स्तर के साधक, कुछ चौथे स्तर के साधक मौजूद थे और बाकी जो तीसरे या दूसरे स्तर के थे, विक्रम सिंह ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
वहां कुछ अस्त्र निर्माता भी मौजूद थे, लेकिन सबसे मजबूत सिर्फ चौथे स्तर का ही था। विक्रम सिंह के लिए इन साधकों और अस्त्र निर्माताओं में से कोई खतरा नहीं था। उनकी बच्चों का खेल दुष्ट देव के अस्त्र निर्माण और साधना से कैसे तुलना की जा सकती थी? मुखिया जी, क्रोधित मत होइए। शिखर परिवार को नगर राज्यों में मजबूत होने के लिए अभी भी विक्रम सिंह पर निर्भर रहना होगा, श्यामाचार्य ने धीरे से याद दिलाया। यह सुनकर शिखराचार्य के चकित चेहरे पर आखिरकार थोड़ी राहत की झलक दिखी और शिखर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के अप्रिय भाव धीरे धीरे दूर हो गए। शिखराचार्य का भव्य जन्मदिन समारोह नगर राज्यों के विभिन्न छोटे बड़े नगर राज्यों और कई शक्तिशाली व्यक्तियों को इकट्ठा कर रहा था। इतने सारे शक्तिशाली लोगों के सामने वह शिखर परिवार को शर्मिंदा कैसे होने दे सकते थे? श्यामा, तुम्हारा देवगिरी से अपने पिता का जन्मदिन मनाने वापस आना दुर्लभ है। तुम्हारी इस सोच की तारीफ करते हैं। शिखराचार्य ने सिर हिलाया। उनकी आवाज बहुत ज्यादा सौम्य हो गई थी। पिताजी, आपके जन्मदिन का जश्न मनाने के अलावा एक और बात है, श्यामा ने आगे कहा कि माथे पर थोड़ी शिकन आई, जैसे उन्होंने अंदाजा लगा लिया हो कि वह क्या कहना चाहती है। फिर उन्होंने जवाब दिया, जो कुछ भी है हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। श्यामा, आज मुखिया जी का भव्य जन्मदिन है। हम अतिथियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। जो भी हो वह उत्सव खत्म होने तक इंतजार कर सकता है। श्यामाचार्य ने मुस्कान के साथ विनम्रता पूर्वक कहा, मैं अपनी बात खत्म करने के बाद तुरंत चली जाऊंगी। श्यामा ने जल्दबाजी में कहा, यह पिताजी के भव्य उत्सव में देरी नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ जन इसे बुरा नहीं मानेंगे। श्यामाद्री ने तीखी आवाज में कहा। वह कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन उन्हें शुक्राचार्य ने रोक दिया। शुक्राचार्य ने अपनी निगाहें श्यामा पर टिका दी और कहा, आगे बोलो और अपनी बात कहो। पिताजी, 18 साल हो चुके हैं। जब मेरा भाई मुझे ढूंढने आया तो मैं बहुत खुश थी, यह सोचकर कि पिताजी ने अपना मन बदल लिया है। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी भोली थी। पता चला कि पिछले 18 सालों से यह सिर्फ मेरी इच्छा थी। 18 साल बहुत लंबा समय है और शिखर परिवार के लिए मेरा लगाव कम हो गया है। जब भाई मुझे दूसरी बार ढूंढने आया तो मैं वास्तव में समझ गई कि मैं शिखर परिवार के लिए कुछ भी नहीं हूं, केवल तभी काम की हूं जब काम आ सकूं। पिताजी, आपके 70वें जन्मदिन पर आपकी बेटी सम्मान देने आई है। अपना कर्तव्य निभाने श्यामा ने अपना दुख रोककर 2 आंसुओं की धारा बहा दी। श्यामा के शब्द सुनकर शिखराचार्य और शिखर परिवार के उच्च पदस्थ सदस्य बेहद नाराज दिख रहे थे। श्यामा निसंदेह शिखर परिवार से पूरी तरह से संबंध तोड़ रही थी। आज श्यामाचार्य ने असहाय होकर आह भरी। उन्हें पहले ही ऐसे परिणाम का अनुमान था। यदि शिखराचार्य उस समय इतने कठोर नहीं होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। यह अफसोस की बात थी कि अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। शिखर परिवार ने विक्रम सिंह की उपलब्धियों को देखने के बाद ही संबंध सुधारने का फैसला किया, जो पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। श्यामा ने शिखराचार्य के सामने झुककर प्रणाम किया और उठने के बाद उसने दृढ़ता से घोषणा की, आज से मैं श्यामा अब शिखर परिवार की सदस्य नहीं हूं। शिखर परिवार का विक्रम परिवार से कोई लेना देना नहीं है। श्यामा का फैसला बहुत निर्णायक था। बिना किसी हिचकिचाहट के शिखर परिवार की निर्मता ने उसे बहुत निराश किया। श्यामा का अपना परिवार था। शिखर परिवार अब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। अब जो महत्वपूर्ण था वह विक्रम परिवार था। विक्रम सिंह की मां के रूप में वह निर्मम शिखर परिवार को विक्रम सिंह को खाई में खींचने नहीं देगी और ना ही वह शिखर परिवार को उसका फायदा उठाने देगी। हालांकि यह वह परिणाम नहीं था जो श्यामा चाहती थी। अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। आज से मैं श्यामा फिर कभी शिखर परिवार में कदम नहीं रखूंगी। श्यामा मुनी और चली गई। उसने शुरू से अंत तक शिखर परिवार से विक्रम सिंह का कभी जिक्र नहीं किया। विक्रम सिंह और नेहा ने भी कुछ नहीं कहा। यह श्यामा और शिखर परिवार के बीच का मामला था और विक्रम सिंह का कभी इसमें हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था। फिर वे सबकी चकित और उलझी हुई नजरों के बीच शिखर परिवार से चले गए। शिखर परिवार में गहरा सन्नाटा छा गया। शिखराचार्य का चेहरा बेहद गंभीर था। शिखर परिवार को मजबूत करने के लिए विक्रम सिंह का उपयोग करने का उनका इरादा पूरी तरह से विफल हो गया था और श्यामा ने शिखर परिवार को जरा सा भी मौका नहीं दिया। जैसा मैंने सोचा था। सम्राट वीरेंद्र ने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और उनका मन पूरी तरह से शांत हो गया। शिखर परिवार के समर्थन के बिना सम्राट वीरेंद्र और उनके समूह को विक्रम सिंह का कोई डर नहीं था, खास तौर पर जब नरिशंस पंथ की शक्ति शिखर परिवार से कम नहीं थी। जन्मदिन का जश्न जारी रखो।
एक लंबे सन्नाटे के बाद शिखराचार्य ने कहा। उनका चेहरा शांत हो गया था, लेकिन उनकी बूढ़ी आंखों में एक लगभग ना दिखने वाली हत्या की भावना चमक रही थी। हालांकि भीड़ को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। इस समय उन्हें पूछना सही नहीं लगा, क्योंकि यह शिखर परिवार का अपना मामला था। जब किसी के गंदे कपड़े नहीं धोने चाहिए तो क्यों पूछना। महान साधक जिसने हेमंत को मारा था वह वही युवक था जो अभी गया है। विक्रम सिंह और अन्य दो के चले जाने के बाद भानु प्रताप ने महान साधक से फुसफुसाते हुए कहा। वह महान साधक एक पल के लिए चौंक गए। फिर उन्होंने भयंकर रूप से कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? महान साधक जानते हैं कि भानु परिवार की शक्ति शिखर परिवार से बहुत कम है। हम शिखर परिवार के मुखिया के भव्य जन्मदिन के दौरान कैसे अपमान करने की हिम्मत करते? भानु प्रताप ने एक असहाय अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हेमंत का चेहरा भयंकर रूप से मुड़ गया। उसकी आंखों में तीव्र हत्या की भावना चमक रही थी, क्योंकि वह दांत पीसते हुए बोला, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुरंत किसी को उस लड़के पर नजर रखने के लिए भेजो। तो वह युवा विक्रम सिंह था। वह बहुत शांत है और उसे कम नहीं आंकना चाहिए। विक्रम को वापस लाना सही कदम लगता है। शून्य घाटी के मुखिया ने माथे पर शिकन डाली। शून्य घाटी के एक उच्च पदस्थ सदस्य की ओर देखा, एक सूक्ष्म संकेत दिया और वह सदस्य जाने से पहले सिर हिलाया। प्रमुख ताकतें दक्षिण परिवार और पवन पंथ के उच्च पदस्थ सदस्यों को कुछ एहसास हुआ, लेकिन वे शांत और संयमित रहे। शेखर परिवार को छोड़कर श्यामा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बहुत ज्यादा युवा हो गई हो। मां, क्या आपको अपने फैसले पर कोई अफसोस है? विक्रम ने पूछा। यह सुनकर श्यामा ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। फैसला लेने के बाद मेरे दिल में जो बोझ इतने सालों से था वह गायब हो गया है। हालांकि यह वह परिणाम नहीं है जो मैं चाहती थी। मुझे कोई अफसोस नहीं है। निर्मम शिखर परिवार की तुलना में मुझे विक्रम परिवार की ज्यादा परवाह है, क्योंकि मेरे पास तुम हो। शिखर परिवार का मामला सुलझ चुका है, अब पिताजी का मामला बचा है। विक्रम ने सिर हिलाया। उसका मन शांत था। भाई विक्रम, सभी प्रमुख ताकतों ने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि हेमंत को मारने वाले तुम ही थे। वह महान साधक इसे आसानी से नहीं जाने देंगे और मैंने सम्राट वीरेंद्र और अन्य लोगों को भी देखा। दरअसल सम्राट परिवार ने एक समर्थन ढूंढ लिया है जो नरिशंस पंथ लगता है। उनकी आभा बहुत बुरी है। नेहा ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। सम्राट परिवार का हिसाब देर सवेर हो जाएगा। विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा, जब मैंने नगर राज्यों में कदम रखने की हिम्मत की तो मैं उनसे कैसे डर सकता था? नगर राज्यों में ताकतवर लोगों की कमी नहीं थी और उनकी शक्ति 4 बड़े नगर राज्यों की ताकत से कहीं ज्यादा थी। विक्रम सिंह केवल ऋषि स्तर के पहले चरण पर था और इस स्तर से ऊपर कई और भी ताकतवर थे। फिर भी विक्रम सिंह ने डर था। उसका ऋषि स्तर तक पहुंचना मतलब था कि वह दुष्ट देव की ज्यादातर शक्तियों का उपयोग कर सकता था। सिर्फ नगर राज्यों के ताकतवर लोग दुष्ट देव की भयंकरता को कैसे समझ सकते थे? वहां कौन है? बाहर निकलो। शिखर परिवार से निकलने के कुछ ही दूर विक्रम सिंह ने महसूस किया कि कोई छिपकर उसका पीछा कर रहा है और उसने तुरंत ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा। चौथे स्तर के साधक से यही उम्मीद थी। तुम बहुत समझदार हो। एक ठंडी ताने भरी आवाज आई और एक काली छाया प्रकट हुई, जिससे 30 साल का एक व्यक्ति सामने आया। ऋषि स्तर का 9वां चरण वह शून्य घाटी से है। नेहा ने माथे पर शिकन डाली और धीरे से फुसफुसाया। भाई विक्रम, और भी लोग हमें अंधेरे में देख रहे हैं। तुम विक्रम सिंह हो, है ना? देवगिरी से आई खबर और देवगिरी से तुम्हारे यहां आने से तुम्हारी पहचान का अंदाजा लगाना आसान है। उस व्यक्ति ने थोड़ा ताने से कहा। तो क्या? विक्रम सिंह ने उदासीनता से जवाब दिया। तुमने मेरी शून्य घाटी के किसी व्यक्ति को मारा और मैंने तुम्हारे पिताजी का एक पैर पहले ही तोड़ दिया है। उस व्यक्ति ने मजाक उड़ाते हुए ताने से कहा। क्या? श्यामा का चेहरा डर और घबराहट से पीला पड़ गया। तुम मौत को न्योता दे रहे हो। क्रोधित होकर विक्रम सिंह ने भयानक हत्या की भावना से उसे खत्म करने के लिए वार किया। विक्रम सिंह, मैं जानता हूं कि तुम ताकतवर हो और मुझे मारना तुम्हारे लिए आसान होगा। उस व्यक्ति ने बिना डरे और ताने से कहा। लेकिन शून्य घाटी के मुखिया का तुम्हारे लिए एक संदेश है। शून्य घाटी के हर एक व्यक्ति को मारने के लिए हम तुम्हारे पिताजी का एक पैर तोड़ देंगे। 2 को मारोगे तो हम उनके दोनों पैर तोड़ देंगे। तुम्हारे पिताजी के दोनों हाथ, दोनों पैर और एक सिर है तो तुम शून्य घाटी के 5 लोगों को मार सकते हो। लेकिन मैं सोचता हूं कि वह कब तक सह सकेंगे। तुम विक्रम सिंह क्रोधित था, लेकिन इस क्षण वह सच में वार करने की हिम्मत नहीं कर सका। घिनौने और बेशर्म नेहा ने श्राप दिया।
हूं। शून्य घाटी के मुखिया ने मुझसे तुम्हें यह भी बताने के लिए कहा है कि तुम शून्य घाटी में आज्ञाकारी तरीके से इंतजार करो। 9 परतों वाला कुतुब मीनार तैयार रखना। भव्य जन्मदिन उत्सव के बाद मुखिया तुरंत वापस लौटेंगे। वैसे महान साधक को पता चल गया है कि तुमने हेमंत को मारा है। महान साधक का मिजाज खराब है। तुम बेहतर तरीके से खुद का ध्यान रखो। ऐसा ना हो कि तुम अपने पिताजी को देखने से पहले ही मर जाओ। उस व्यक्ति ने ताना मारना जारी रखा और फिर उसकी आकृति चमककर वहां से चली गई। शून्य घाटी विक्रम सिंह ने दांत पीसे। उसका क्रोध आसमान छूने लगा और उसकी हत्या की आभा एक बार फिर भड़क उठी। शून्य घाटी द्वारा विक्रम को धमकाने के लिए उसके पिताजी विक्रमदेव का उपयोग करने से विक्रम सिंह पहले ही बहुत नाराज हो चुका था। अब जब उन्होंने विक्रमदेव का एक पैर तोड़ दिया था तो इसने विक्रम सिंह के क्रोध को पूरी तरह से भड़का दिया। अत्यधिक क्रोधित विक्रम सिंह इस स्थिति पर लगभग हंसना चाहता था। सिर्फ शून्य घाटी विक्रम सिंह का दुश्मन बनने की हिम्मत करता है। नेहा विक्रम सिंह से उमड़ते क्रोध को महसूस कर सकती थी। विक्रम सिंह से अपनी लंबी जान पहचान में ना तो जब उस पर ताकतवर दुश्मनों ने हमला किया था और ना ही जब वह दैत्य पंथ का सामना कर रहा था तब भी विक्रम सिंह इतना क्रोधित नहीं हुआ था। शून्य घाटी की ओर विक्रम सिंह ने अपने दिल में उमड़ते क्रोध को दबाया और उसके द्वारा बोले गए 4 शब्द भयानक हत्या की भावना से भरे हुए थे। नगर राज्यों में उसकी यात्रा शून्य घाटी से शुरू हुई। विक्रम सिंह और उसके 2 साथी शून्य घाटी की ओर तेजी से बढ़े। यदि उन्हें मौका मिलता तो वे शून्य घाटी के वरिष्ठ जनों के वापस लौटने से पहले विक्रमदेव को बचा सकते थे। नगर राज्य विशाल थे। शून्य घाटी नगर राज्यों के उत्तर में गहरे पहाड़ों में स्थित थी, जबकि शिखर परिवार दक्षिणी हिस्सों में था जो काफी दूरी पर थे। विक्रम सिंह और अन्य लोगों के तेजी से चले जाने के बाद एक और व्यक्ति जो उन्हें चुपके से देख रहा था वह भी सामने आया। उसका चेहरा अचरज और बेसुधी का मिला जुला भाव लिए हुए था। शमशेर उड़ान वह व्यक्ति वहीं पर अकड़ गया जैसे पत्थर बन गया हो। खुश उसी समय एक युवक एक चमक के साथ प्रकट हुआ। उसने भी विक्रम सिंह की शमशेर उड़ान देखी थी। वह युवक शिखर परिवार का एक युवा सदस्य शिखरादित्य था। उनकी नंबर 1 प्रतिभा बहुत शक्तिशाली योद्धा जो पहले ही ऋषि स्तर के दूसरे चरण पर था। नगर राज्यों में उसकी प्रतिष्ठा बहुत थी। वह नगर राज्यों के गौरवशाली युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक था। शिखरादित्य के पिताजी शिखराचार्य के सबसे बड़े बेटे शिखरानंद शिखराचार्य के 70वें भव्य जन्मदिन के बाद शिखर परिवार के मुखिया का पद संभालने वाले थे। शिखरानंद की योद्धा शक्ति पहले ही ऋषि स्तर के 5वें चरण तक पहुंच चुकी थी। ऋषि स्तर के 5वें चरण पर 2 व्यक्तियों के साथ शिखर परिवार की ताक सचमुच भयानक थी। शमशेर उड़ान वास्तव में कुछ कौशल दिखाती है। देवगिरी की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें समझा दूंगा कि शिखर परिवार तुम्हारी पहुंच से बाहर है। सिर्फ एक साधक के कौशल का क्या फायदा? शक्ति ही सब कुछ है। शिखरादित्य ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आंखों में निर्मता की चमक थी। शिखर परिवार की नंबर 1 प्रतिभा होने के कारण शिखरादित्य को पूरा भरोसा था कि वह विक्रम सिंह को हरा सकता है। विक्रम सिंह से संबंधित कई बातों को जानने के बावजूद और विक्रम सिंह की ताक को जानते हुए भी शिखरादित्य को अभी भी यह आत्मविश्वास था। जब तक विक्रम सिंह और उसके साथी शून्य घाटी पहुंचे 2 घंटे बीत चुके थे। विक्रम सिंह की भयानक गति को देखते हुए भी इसमें 2 घंटे लगे जो विशाल दूरी को दर्शाता था। शून्य घाटी पहाड़ों के अंदर गहराई में स्थित थी जिसमें विशाल और प्रभावशाली महल बने हुए थे। अंदर लगभग 20,000 शिष्य रहते थे जिसमें बहुत से प्रतिभाशाली लोग थे। यह सचमुच एक बड़ा नगर राज्य था। बेटा, क्या तुम अपने पिताजी की उपस्थिति महसूस कर सकते हो? शून्य घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर श्यामा ने बेचैनी से पूछा। हाँ, यह बहुत कमजोर है। वह बुरी तरह से घायल है, विक्रम सिंह ने निराशा से कहा, क्योंकि उसका क्रोध एक बार फिर भड़क उठा था। तुम कौन हो? द्वार की रक्षा कर रहे एक शिष्य ने विक्रम सिंह और उसके साथियों की उपस्थिति से सतर्क होकर पूछा। धमाका धमाका पफ पफ विक्रम सिंह ने अपना हाथ हिलाया और आंतरिक शक्ति का एक भयानक प्रवाह बाहर निकला जिससे 2 शिष्य गंभीर रूप से घायल हो गए और वे घाटी में उड़ते हुए चले गए क्योंकि वह अंदर घुस गया। अत्यधिक क्रोधित विक्रम सिंह ने जोरदार तरीके से द्वार पर हमला किया। एक घुसपैठिया अंदर आ रहा है। घाटी के अंदर एक शिष्य ने जोर से चिल्लाया। विशाल शून्य घाटी में किसी के घुस आने की खबर सुनकर महल से शिष्यों की भीड़ बाहर निकल आई, जिनमें से ज्यादा ताकतवर लोग अपनी उन्नत गति तकनीकों का उपयोग करके दौड़कर आए। विशाल मैदान क्षण भर में शून्य घाटी के शिष्यों से भर गया। तुम कौन हो? तुम में कुछ हिम्मत है?
क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? प्रमुख शिष्य ने कठोरता से पूछा। उसके शरीर से एक भयानक हत्या की भावना निकल रही थी। शून्य घाटी। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, यह जानते हुए कि यह शून्य घाटी है और फिर भी इसमें घुसपैठ करने की हिम्मत। तुम मौत को बुला रहे हो। प्रमुख शिष्य ने चिल्लाकर कहा, स्पष्ट रूप से यह जानते हुए कि वे तीनों परेशानी पैदा करने आए थे। दुनिया में इतने अज्ञानी लोग क्यों हैं? दूसरे शिष्य ने सिर हिलाते हुए ताने से कहा, अपना नाम बताओ। मेरे लोग बेनाम को नहीं मारेंगे। प्रमुख शिष्य ने ठंडी आवाज में पूछा, क्योंकि ऋषि स्तर के 7वें चरण की शक्ति उसमें से प्रचंड रूप से निकल रही थी। विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। विक्रम सिंह, प्रमुख शिष्य और शून्य घाटी के अन्य सभी शिष्य चौंक गए। उनकी आंखें धीरे धीरे रेंगते हुए डर से चौड़ी हो गई। विक्रम सिंह के कारनामे और हेमंत के शब्दों के माध्यम से उन्हें उसकी भयानक ताक के बारे में पता था। हालांकि विस्तार से नहीं, लेकिन यह उनमें डर और सतर्कता पैदा करने के लिए काफी था। यहां तक कि शून्य घाटी का प्रमुख शिष्य भी अपने गहरे डर को छिपा नहीं सका। शून्य घाटी के वरिष्ठ जनों के शिखर परिवार के मुखिया के भव्य जन्मदिन समारोह में भाग लेने के कारण घाटी में केवल एक प्रबंधक आचार्य और कुछ शिष्य ही बचे थे। उच्च पदस्थ सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण उनके पास डरने का हर कारण था। मेरे पिताजी को रिहा करो, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी भयानक हत्या की भावना फैल गई और शिष्यों के चेहरे डर से पीले पड़ गए, जिससे उनमें से कमजोर दिल वाले जमीन पर गिर गए। विक्रम सिंह, अगर तुम अपने पिताजी को बचाना चाहते हो तो 9 परतों वाला कुतुब मीनार सौंप दो। प्रमुख शिष्य ने अपने दिल के डर को दबाते हुए दहाड़ लगाई। अगर तुम में हिम्मत है तो आकर ले जाओ। विक्रम सिंह ने जोरदार तरीके से पलटवार किया और अपने हाथ के इशारे से एक सुनहरा प्रकाश बाहर निकला। 9 परतों वाला कुतुब मीनार आसमान में ऊंचा उड़ गया। उसकी चकाचौंध करने वाली चमक ने विशाल महल को घेर लिया। एक विशाल सुनहरा चक्र ऊपर से नीचे आया। उसकी दमनकारी और खतरनाक शक्ति ने शून्य घाटी के शिष्यों में अत्यधिक डर पैदा कर दिया। भयानक दमनकारी शक्ति ने उनकी रीढ़ में से हरण पैदा कर दी। आधे अमर हथियार के सामने आने से लगभग 20,000 शून्य घाटी के शिष्य दब गए। 9 परतों वाले कुतुब मीनार की भयानक आभा का सामना करते हुए कई शिष्य मैदान पर दब गए, पूरी तरह से हिलने में असमर्थ थे। विक्रम सिंह के इस खतरनाक रवैये को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसने वरिष्ठ जनों के वापस आने से पहले पूरी शून्य घाटी का कत्ल करने की योजना बनाई थी। रुको विक्रम सिंह, एक क्रोधित बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, क्योंकि एक आचार्य अचानक प्रकट हुए। अपनी शक्तिशाली आंतरिक शक्ति के साथ बाहर आए, जो ऋषि स्तर के पहले चरण के एक अभ्यासक थे। एक सिर्फ ऋषि स्तर का पहला चरण मुझे रोकना चाहता है, दूर हो जाओ। विक्रम सिंह ने दहाड़ लगाए। उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई क्योंकि उसका हाथ बाहर निकला, जिससे आसमान में एक विशाल शक्ति फैल गई। मैदान पर शिष्यों को एक उन्मत्त भागने के लिए मजबूर कर दिया। धमाका, पफ पफ। ताजे खून के छिड़काव के साथ आचार्य की अभिव्यक्ति में नाटकीय रूप से बदलाव आया, क्योंकि उसने एक सुरक्षात्मक युद्ध कौशल को तैनात करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगले ही पल एक गूंजती हुई गर्जना गूंजी और आचार्य का शरीर एक काली लकीर बन गया, क्योंकि उसे पीछे की ओर फेंक दिया गया। उसकी सुरक्षात्मक ऊर्जा प्रभाव से पूरी तरह से टूट गई थी। एक ही मुठभेड़ में ऋषि स्तर के पहले चरण के आचार्य को विक्रम सिंह के सिर्फ हाथ के इशारे से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। विक्रम सिंह के तरीके क्रूर और निर्मम थे और वह शून्य घाटी के सभी शिष्यों का कत्ल करने की संभावना पर भी आंख नहीं झपकाता। उन्हें अभी रिहा करो, वरना मैं शून्य घाटी में हर किसी का कत्ल कर दूंगा। विक्रम सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी अदम्य आभा उसके चारों ओर मंडरा रही थी, क्योंकि महल के ऊपर मंडरा रहे 9 परतों वाले कुतुब मीनार ने उसके सिर्फ एक विचार से हिंसक रूप से घूमना शुरू कर दिया। विक्रम सिंह के रवैया की ऐसी भयंकरता थी कि इसने शून्य घाटी के शिष्यों के आत्मिक शरीरों को डर से थरथरा दिया, और यह सिर्फ उसकी पहली सर्वोच्च अवस्था और उसकी आंतरिक शक्ति थी। उसने अपनी दूसरी सर्वोच्च अवस्था या वंशावली शक्ति का उपयोग करना भी शुरू नहीं किया था। विक्रम सिंह, अगर तुमने शून्य घाटी के एक भी व्यक्ति को मारने की हिम्मत की तो तुम अपने पिताजी को बचाने के बारे में भूल सकते हो। प्रबंधक आचार्य ने क्रोध से चिल्लाया, तुम बूढ़े मूर्ख, तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो। विक्रम सिंह की भयंकर निगाह प्रबंधक आचार्य की ओर गई और अपने हाथ के एक और इशारे से एक शक्तिशाली शक्ति एक बार फिर बाहर निकली। उसी समय 9 परतों वाला कुतुब मीनार नीचे गिरने लगा। विशाल स्तूप नीचे उतर रहा था। शून्य घाटी हताहत होने का कारण निश्चित था। जल्दी रास्ते से हट जाओ।
प्रबंधक आचार्य ने घबराहट में चिल्लाया क्योंकि शिष्य पूरी तरह से डरे हुए सिर कटे हुए मधुमक्खियों की तरह भागने लगे। सुन धमाका। ठीक उसी समय एक व्यक्ति लड़ाई में घुस आया। उसने धीरे से हाथ हिलाया और एक धमाके के साथ विक्रम सिंह की भयानक शक्ति को एक पल में खत्म कर दिया। ऋषि स्तर का तीसरा चरण नेहा की माथे पर थोड़ी शिकना आई। यह देखकर हैरान थी कि शून्य घाटी में अभी भी ऐसा एक शक्तिशाली अभ्यासक मौजूद था। धमाका गुंजन। जैसे ही 9 परतों वाला कुतुब मीनार नीचे गिरा, नए आए व्यक्ति ने अपनी हथेली उठाई और एक जोरदार धमाके के साथ विशाल मैदान हिंसक रूप से हिल गया और बिखर गया, जिसमें विशाल दरारें फैल गई। फिर भी 9 परतों वाले कुतुब मीनार की भयानक शक्ति के खिलाफ वह व्यक्ति बेदाग रहा। उसने आसानी से अत्यधिक दमनकारी शक्ति को रोक दिया। नए आए व्यक्ति की ताक निसंदेह भयानक थी। शांत हो जाओ विक्रम सिंह, अगर तुम शून्य घाटी में हर किसी को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। नए आए व्यक्ति ने थोड़ी ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसका चेहरा गर्व से भरा था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। युवा घाटी के मुखिया, प्रबंधक आचार्य और सभी शिष्य खुश हो गए। जो युवक अचानक प्रकट हुआ वह कोई और नहीं, शून्य घाटी का छोटा मुखिया नपाचार्य था, जिसकी योद्धा शक्ति ऋषि स्तर के तीसरे चरण पर थी। सिर्फ एक हथेली से उसने 9 परतों वाले कुतुब मीनार के हमले को रोक दिया, जिससे नृपाचार्य की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। छोटे मुखिया विक्रम सिंह को मारो, विक्रम सिंह को मारो। नपाचार्य के मैदान में आने से सभी शिष्यों को राहत मिली और उसके बाद वे क्रोध में दहाड़ उठे। धमाका गुंजन गुंजन। नृपाचार्य की हथेली ने फिर से वार किया और एक गड़गड़ाहट के साथ कांस्य राक्षस ने आवाज की। बहरा करने वाला और भयानक शक्ति ने सीधे 9 परतों वाले कुतुब मीनार को ऊंचे आसमान में भेज दिया। 9 परतों वाले कुतुब मीनार की शक्ति वास्तव में जबरदस्त है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 4 बड़े नगर राज्य और प्रमुख ताकतें इसके लिए लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। नृपाचार्य ने थोड़ी ठंडी ताने से कहा। नृपाचार्य ने अपने हाथ पीछे बांध लिए, फिर जारी रखा। नगर राज्यों में कदम रखते ही तुमने शून्य घाटी के लोगों को मारा और यहां तक कि शून्य घाटी में भी घुस आए। विक्रम सिंह, तुम साधारण रूप से घमंडी नहीं हो, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में अजय हो? इस व्यक्ति की ताकत बहुत मजबूत है। विक्रम सिंह ने अपने आप से माथे पर शिकन डाली। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। विक्रम सिंह को उम्मीद नहीं थी कि शून्य घाटी में इंद्रपाचार्य भी मौजूद होंगे। ऐसा लग रहा था कि विक्रम सिंह के लिए अब किसी को बचाने का यह मौका हथियाना असंभव है। भाई विक्रम, शून्य घाटी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, सिर्फ हमारे जाल में फंसने का इंतजार कर रही थी। नेहा ने माथे पर शिकन डाली और कहा, बेटा बहुत सावधान रहना। श्यामा ने आगाह किया। नेहा, मेरी मां का अच्छी तरह से ख्याल रखना, विक्रम सिंह ने कहा, क्योंकि ऋषि स्तर के तीसरे चरण की ताक विक्रम सिंह को सावधान करने के लिए काफी नहीं थी। भले ही नृपाचार्य की ताक ऋषि स्तर के चौथे चरण के बराबर थी। 9 परतों वाले कुतुब मीनार की मदद से विक्रम सिंह में भी लड़ने की शक्ति थी। विक्रम सिंह, 9 परतों वाले कुतुब मीनार को सौंप दो और तुम अपने पिताजी को ले जा सकते हो। मैं छोटा मुखिया अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा, नृपाचार्य ने ठंडे लहजे में ताने से कहा। वह विक्रम सिंह को पूरी तरह से अपने काबू में लग रहा था। विक्रम सिंह ने ऐसे खोखले वादे इतनी बार सुने थे कि उन पर विश्वास नहीं कर सकता था। गुंजन गुंजन, दूसरी सर्वोच्च अवस्था की शक्ति बाहर निकली और विक्रम सिंह के शरीर से खून की लकीरें उठने लगी। भयानक शक्ति भयंकर रूप से भड़क उठी। इसके बाद उसकी वंशावली शक्ति का उत्प्रेरण हुआ, जिससे ताक में एक विस्फोटक वृद्धि हुई, जिससे मैदान हिंसक रूप से हिल गया। ओ, बिल्कुल भी आसान नहीं इतनी विशाल ताक बढ़ाना, नृपाचार्य ने आश्चर्य से चिल्लाया। लेकिन यह बस इतना ही था। नृपाचार्य ने सिर हिलाया और ताने से कहा, विक्रम सिंह, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। तुम्हारे पिताजी मेरे हाथों में हैं और किसी भी पल अपनी जान गंवा सकते हैं। गरुड़ युद्ध कवच, विक्रम सिंह ने धीरे से चिल्लाया। गरुड़ युद्ध कवच को बुलाया। भयानक आभा एक बार फिर भड़क उठी। गरुड़ युद्ध कवच की हिंसक और खून खराबे वाली आभा भयंकर रूप से फैल गई, जिससे कई शिष्य डर के मारे महलों में पीछे हट गए। इन पंखों ने वास्तव में उसकी आभा को बढ़ा दिया है। नृपाचार्य की भय कसकर जुड़ गई, क्योंकि गरुड़ युद्ध कवच की भयानक आभा ने उसे बहुत डरा दिया। लेकिन जैसे ही विक्रम सिंह की शक्ति में विस्फोटक वृद्धि हुई, 9 परतों वाले कुतुब मीनार से निकलने वाली दमनकारी शक्ति और भी भयानक हो गई। नृपाचार्य की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने 9 परतों वाले कुतुब मीनार की ओर देखा।
डर से चिल्लाया, दमनकारी शक्ति इतनी जबरदस्त है। नृपाचार्य अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को जोरदार तरीके से दबा हुआ महसूस कर सका, जिससे उसे 9 परतों वाले कुतुब मीनार की शक्ति का एहसास हुआ। इसने मेरी ताकत के एक स्तर को दबा दिया है। नृपाचार्य अपने दिल में बहुत निराश हुआ, क्योंकि 9 परतों वाले कुतुब मीनार से निकलने वाले दमन ने उसकी एक ताकत के स्तर को जोरदार तरीके से रोक दिया। विक्रम सिंह से निकलने वाली भयानक शक्ति को महसूस करते हुए बढ़ती और विशाल ताकत ने शून्य घाटी के सभी शिष्यों को डरा दिया, जिससे वे डर से कांपने लगे और उन्हें ठंडा पसीना आ गया। जब विक्रम सिंह की आभा बढ़ना बंद हो गई तो उसकी भयानक ताक पहले ही ऋषि स्तर के तीसरे चरण को पार कर चुकी थी। उसने वास्तव में ताक के 2 स्तरों को बढ़ा दिया। नपाचार्य के चेहरे पर आखिरकार सदमे का भाव आ गया। विक्रम सिंह की भयानकता उसकी कल्पना से परे थी। शून्य घाटी में माहौल अत्यधिक भय से भर गया था, क्योंकि वे सभी विक्रम सिंह को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई राक्षस हो। जब विक्रम सिंह मुरलीधर को मारने में कामयाब हुआ था तो उसकी ताकत पहले ही ऋषि स्तर के तीसरे चरण के स्तर तक पहुंच चुकी थी। तलवार तकनीक के अत्यधिक शक्तिशाली हमलों के तहत मुरलीधर के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। ऐसी भयंकर ताकत के साथ विक्रम सिंह कुंदपाचार्य का शायद ही कोई डर होगा। विक्रम सिंह अपनी चरम अवस्था में भड़क उठा। उसकी युद्ध शक्ति पूरी तरह से भयानक थी। घमंडी होने की ताकत है। आओ मुझे देखने दो कि तुम में क्या क्षमताएं हैं जो शून्य घाटी में घुसपैठ करने की हिम्मत करते हो। नृपाचार्य ने माथे पर शिकन डालकर कहा। उसकी लड़ने की भावना भड़क उठी। उसने अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से गतिमान कर दिया। धमाका, फिस फिस। विक्रम सिंह के पैरों ने जमीन पर जोर से वार किया। उसके पंखों ने हिलाया और वह तुरंत एक भयानक गति से बाहर निकला, एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ। उसके साथ आने वाली भयानक शक्ति ने एक हाथ जितनी चौड़ी दरारें खोल दी, इतनी तेजी से कि वह एक पल में पहुंच गया। नृपाचार्य कमजोरी दिखाने के लिए तैयार नहीं था। उसे मिलने के लिए ऊपर उठा। उसकी भयानक शक्ति उसकी मुट्ठी में संघनित हो गई, चकाचौंध करने वाले नीले प्रकाश के साथ चमक रही थी। धमाका, गुंजन गुंजन। एक पल में दोनों मुट्ठियां टकराई। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ विस्फोट हुआ, क्योंकि विनाशकारी ऊर्जा भयंकर रूप से फैल गई। विशाल मैदान पूरी तरह से ढह गया और धूल और मलबे के बादल सभी दिशाओं में फैल गए, जिससे शून्य घाटी के महल कांपने लगे। भयंकर टकराव में दोनों बराबर के थे। शून्य घाटी में आने की हिम्मत है। तुम्हारे पास वास्तव में योग्य होने की ताकत है, नृपाचार्य ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन सिर्फ अपनी ताकत के साथ दिन के उजाले में अपने पिताजी को बचाने का सपना देखना सिर्फ व्यर्थ है। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो। हाँ, नृपाचार्य ने एक मजाकिया ठंडी हंसी दी। पंच के बाद नृपाचार्य ने अचानक ताकत के साथ बाहर निकला, ऊंचे आसमान में उड़ गया। सुन, विक्रम सिंह अपने शरीर की एक अजीब चमक के साथ कहीं से भी प्रकट हो गया। उसकी क्षणिक गति नृपाचार्य की तुलना में कम नहीं थी। अचानक प्रकट होकर विक्रम सिंह ने तुरंत अपना हमला शुरू कर दिया। धमाका धमाका धमाका, गुंजन गुंजन। भयंकर युद्ध दोनों योद्धाओं के साथ हिंसक रूप से टकराने से शुरू हुआ। बिना रुके वार करत ए हुए आवाज पूरे गहरे पहाड़ों में गूंज रही थी। घोंटते हुए शून्य घाटी के शिष्य पीले पड़ गए थे और डर में घबराकर निगल रहे थे। एक भी शब्द नहीं कह पा रहे थे। नृपाचार्य शून्य घाटी का नंबर 1 प्रतिभाशाली था, जिसकी भयानक योद्धा शक्ति थी, जो नगर राज्यों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और नगर राज्यों के गर्वित बेटों में से एक था। ऐसे गर्वित बेटे के खिलाफ विक्रम सिंह के पास वास्तव में उससे सामना करने की अदम्य ताकत थी। विक्रम सिंह में वास्तव में इतनी भयानक ताकत है। प्रबंधक आचार्य हक्का बक्का था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विक्रम सिंह सिर्फ अपने हाथ के एक इशारे से उसे गंभीर रूप से घायल कर सका। ऐसी भयंकर ताकत के साथ अगर विक्रम सिंह ने अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया होता तो प्रबंधक आचार्य निश्चित रूप से एक ही बार में मारा गया होता। गुंजन गुंजन। एक भयानक शक्ति लहर के बाद लहर फैल गई और शून्य घाटी के आसपास के पहाड़ हल्के कंपन करने लगे, क्योंकि अनगिनत पक्षी और जानवर घबराहट में भाग गए। विक्रम सिंह की नागवंशी वंशावली पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी और उसकी शक्ति और भी भयानक हो गई थी। धमाका, गुंजन गुंजन। एक भयंकर हाथापाई में किसी भी तरफ को ऊपरी हाथ नहीं मिला। एक आमने सामने के पंच के बाद दोनों योद्धा पीछे हट गए। भयानक ऊर्जा हवा की ताक तूफान की तरह बाहर निकली, जिससे दृश्यमान हवा के ब्लेड बन गए जो खालीपन को फाड़ते हुए लग रहे थे। इतनी मजबूत शक्ति, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह दैत्य पंथ का सफाया कर सका। नपाचार्य ने ठंडे लहजे में ताने से कहा। वह जितना ज्यादा लड़ते उतना ही ज्यादा सदमे में आते जाते और महसूस किया कि विक्रम सिंह का शरीर बेहद भयानक था।
विक्रम सिंह की शारीरिक ताकत ऐसी थी जिसे नृपाचार्य को भी मानना पड़ा कि वह उससे मेल नहीं खा सकता। गुंजन गुंजन भयंकर शक्ति को छोड़ते हुए एक नीली रोशनी बाहर निकली, क्योंकि नृपाचार्य ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा युद्ध कौशल काफी खतरनाक है। यह छोटा मुखिया इसका स्वाद चखना पसंद करेगा। गहन स्तर का उच्च स्तरीय युद्ध कौशल असुर आकाश विनाश कत्ल। नृपाचार्य ने एक जोरदार आवाज निकाली, क्योंकि भयानक शक्ति उसकी दाहिनी बाह में संघनित हो गई और फिर उसने उसे विक्रम सिंह की तरफ घुमा दिया। सुगुंजन गुंजन 10 फीट की विशाल नीली ऊर्जा एक अर्धचंद्राकार चांद के समान बाहर निकली, एक प्रभावशाली गति और हिंसक शक्ति के साथ। जहां से भी यह गुजरी खालीपन को हिला दिया। तो मुझे तुम्हें दिखाने दो, चलो देखते हैं कि तुम्हारा अपना युद्ध कौशल कितना बेकार है। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में पलटवार किया, क्योंकि उसकी वंशावली शक्ति आगे बढ़ी। खून का प्रकाश चमक रहा था और उसकी आभा नाटकीय रूप से बढ़ रही थी। संसार विनाशक आकाशीय दंड कत्ल। विक्रम सिंह ने गर्जना की। उसकी दाहिनी बाह में एक बेहद भयानक वंशावली शक्ति इकट्ठा हो रही थी। सुन गुंजन गुंजन 10 फीट की एक खून लाल ऊर्जा का कत्ल हवा में फाड़कर अत्यंत जबरदस्त बिजली की तरह तेज खालीपन में एक गूंजती हुई आवाज के साथ, जैसे कि एक भूकंप की हो। संसार स्तर का युद्ध कौशल। नृपाचार्य की अभिव्यक्ति काली हो गई, अब चिंता से भर गई थी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट पफ। एक पल में 2 भयानक ऊर्जाएं शून्य घाटी के सभी शिष्यों की डरी हुई नजर के नीचे टकरा गई। प्रभाव पर विस्फोट हो गया। नृपाचार्य का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। फिर उसने ताजे खून का एक घूंट थूक दिया और पीछे की ओर धकेल दिया गया। बहरा करने वाला विस्फोट पहाड़ों में गूंज उठा, जिससे शिष्य अपने कानों को ढकने लगे। दर्द की अभिव्यक्तियां दिखाते हुए घाटी के मुखिया प्रबंधक आचार्य चौंक गया और मुश्किल से विश्वास कर सका कि विक्रम सिंह वास्तव में नृपाचार्य को घायल कर सकता है। विक्रम सिंह की ताक बहुत भयानक है। शून्य घाटी के शिष्य तेजी से डरने लगे और घबराहट में आ गए। ऐसी भयंकर ताक के साथ नृपाचार्य निश्चित रूप से नगर राज्यों में युवा पीढ़ी के शीर्ष 5 प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। फिर भी ऐसी जबरदस्त ताक को ऋषि स्तर के पहले चरण के विक्रम सिंह ने घायल कर दिया। इसके विपरीत विक्रम सिंह गरुड़ युद्ध कवच द्वारा संरक्षित बेदाग था। सिर्फ कुछ 10 मीटर पीछे धकेला गया था। यह सिर्फ एक विडंबना थी। नृपाचार्य भी अंदर से बेहद चौंक गया था। उसने पहले भी संसार स्तर के युद्ध कौशल देखे थे, लेकिन उसने कभी भी विक्रम सिंह द्वारा निष्पादित एक को नहीं देखा था। उस अदम्य और अप्रति संसार स्तर के युद्ध कौशल ने उसे बेबस कर दिया था। 9 परतों वाले कुतुब मीनार के दमन के तहत नृपाचार्य की ताक लगभग विक्रम सिंह के बराबर थी, लेकिन युद्ध कौशल के मामले में विक्रम सिंह की शक्ति का एक पूर्ण लाभ था। स्वाभाविक रूप से एक सीधे टकराव में नृपाचार्य पर हावी हो गया। इस व्यक्ति की ताक मेरे अनुमान से ज्यादा मजबूत है। नृपाचार्य ने अपनी भौं को गहराई से माथे पर शिकन डाला, विक्रम सिंह को घूरते हुए। सौभाग्य से नृपाचार्य का योद्धा स्तर जबरदस्त था, अन्यथा वह निश्चित रूप से विक्रम सिंह द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया होता। क्या यह वही ताकत है जिसके खिलाफ तुमने कहा था कि मेरे पास कोई मौका नहीं है? यह ज्यादा नहीं लगती। विक्रम सिंह ने नृपाचार्य को ठंडी नजर से देखते हुए पूछा। यह सुनकर नृपाचार्य का चेहरा उदास हो गया, क्योंकि एक तीव्र हत्या की भावना फैल गई और उसने ठंडे लहजे में कहा, इतना घमंडी मत बनो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस छोटे मुखिया ने अपनी सारी क्षमताएं दिखाई हैं? 9 परतों वाले कुतुब मीनार के बिना क्या तुम मेरे सामने इतने घमंडी होने की हिम्मत करोगे? अगर तुम में क्षमता है तो कुछ अच्छे खजाने भी बाहर निकालो। अगर तुम्हारी ताकत पर्याप्त है तो दूसरों को दोष मत दो। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। गुंजन गुंजन। नृपाचार्य से भयानक शक्ति बाहर निकली। नीली रोशनी का विस्फोट हुआ और खालीपन एक बार फिर कांप गया। नृपाचार्य की आंखें पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी अदम्य ताक भयंकर रूप से फैल रही थी। उसकी आभा और भी भयानक हो गई थी। विक्रम सिंह, मुझे तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाने दो। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि एक चींटी होने का क्या मतलब होता है। नृपाचार्य ने हिंसक रूप से कहा। उससे अथक भयानक शक्ति निकल रही थी। उसकी ऊर्जा तेजी से आसमान छू रही थी। एक भयानक शक्ति भड़क उठी जिसकी ताकत आसमान पर भारी पड़ रही थी। एक पल में नृपाचार्य की आभा विक्रम सिंह से ज्यादा हो गई थी। 9 परतों वाले कुतुब मीनार के दमन के तहत भी नृपाचार्य की शक्ति भयानक बनी रही, जो सचमुच नगर राज्यों के गौरवशाली होने के लायक थी। जो ताक भड़क उठी वह उसकी असली ताक थी। विक्रम सिंह, डर के मारे कहीं तुम्हारे पैर कांपने ना लगे। नृपाचार्य ने ठंडे लहजे में चिल्लाया। उसे अपनी ताक पर पूरा भरोसा था। इस भयानक शक्ति ने विक्रम सिंह के चेहरे को और ज्यादा गंभीर कर दिया।
नृपाचार्य मुरलीधर से कहीं ज्यादा क्रूर था। विक्रम सिंह उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जैसे ही नृपाचार्य की आभा बढ़ना बंद हुई, उसके चेहरे पर एक गर्वित मुस्कान फैल गई। वह ऊपर से विक्रम सिंह धक आचार्य सदमे में देख रहे थे। वे बुरी तरह से डर गए थे। उन्होंने कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, लेकिन उन्होंने विक्रम सिंह जैसे राक्षसी रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना कभी नहीं किया था। उनके लिए विक्रम सिंह के पास असीमित शक्ति थी, एक अजय और भयानक दुश्मन जिसे वे कभी हरा नहीं पाएंगे। ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे पिताजी को बचाने के लिए उसे जल्दी हराना होगा, विक्रम सिंह ने अपने आप से सोचा। नृपाचार्य के आने ने उसे पहले ही काफी समय के लिए रोक दिया था। शून्य घाटी के वरिष्ठ जनों के अनुपस्थित होने के कारण अब विक्रम देव को बचाने का सबसे अच्छा मौका था। एक बार जब वे वापस लौटते तो विक्रम सिंह के पास कोई उम्मीद नहीं होगी और उसे 9 परतों वाले कुतुब मीनार का आदान प्रदान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि विक्रम सिंह 9 परतों वाले कुतुब मीनार को छोड़ना नहीं चाहता था। उसका इरादा विक्रम देव को बचाने और 9 परतों वाले कुतुब मीनार को अपने पास रखने का था। एक भी गायब नहीं हो सकता था। मैं सच में देखना चाहता हूं कि क्या तुम सच में इतनी भयानक ताकत रखते हो, नृपाचार्य ने क्रोध से कहा। उसके पैर खालीपन पर पड़ रहे थे। एक भयानक गति ने उसकी मूल स्थिति में एक बवंडर छोड़ दिया और पलक झपकते ही वह विक्रम सिंह के सामने प्रकट हो गया। गहन स्तर का उच्च गुणवत्ता वाला युद्ध कौशल, असीम आकाश भेदक हथेली। नृपाचार्य ने जोरदार तरीके से दहाड़ा। उसकी हथेली में एकदम भौंकने वाली शक्ति थी जो भयंकर रूप से विक्रम सिंह की तरफ वार कर रही थी। भयानक हथेली की हवा में पहाड़ों को हिलाने और समुद्रों को पलटने में सक्षम शक्ति थी। धमाका पफ। हालांकि जिस पल नृपाचार्य ने अपनी हथेली को छोड़ा, उसके चेहरे में एक बड़ा बदलाव आया। उसके बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। नृपाचार्य ने खून थूका और उसका शरीर स्पष्ट रूप से पीछे की ओर धकेल दिया गया। इससे पहले कि वह अपना युद्ध कौशल तैनात कर पाता, उसे पहले ही उड़ा दिया गया था। फिर इस दृश्य को देखते हुए शून्य घाटी के शिष्य डर से हाफने लगे। वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि क्या हुआ था। गति बिल्कुल भयानक गति। अप्रत्याशित हमलों ने दुश्मन को बचाव का कोई मौका नहीं दिया। जिस क्षण कृपाचार्य ने अपना युद्ध कौशल निष्पादित किया, विक्रम सिंह ने मौके का फायदा उठाया, क्षणिक गति का उपयोग किया और एक भयंकर हमला शुरू किया। कृपाचार्य को पूरी तरह से चौंका दिया। विक्रम सिंह का पंच पूरी ताक से दिया गया था, जिससे नृपाचार्य, जो पूरी तरह से तैयार नहीं था, बुरी तरह से घायल हो गया। अगर वह मरा नहीं तो कम से कम वह बुरी तरह से छिल गया। नृपाचार्य का चेहरा डर से भर गया था, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसने साफ साफ नहीं देखा था कि विक्रम सिंह के हमले के दौरान क्या हुआ था। उसकी गति का क्या हो रहा है। नृपाचार्य ने डर में अपने आप से सोचा। विक्रम सिंह का हमला उसके लिए समझने के लिए बहुत तेज था। तुम क्या देख रहे हो? विक्रम सिंह की ठंडी आवाज नृपाचार्य के पीछे से अजीब तरीके से आई। क्या? नृपाचार्य का चेहरा फिर से नाटकीय रूप से बदल गया और वह डर से कांप गया। विक्रम सिंह की भयानक गति ने नृपाचार्य को पूरी तरह से हरा दिया था। बाद वाले ने डर में अपना सिर मोड़ा, इंच करके पीछे मुड़कर देखा। धमाका पफ। एक बार फिर विक्रम सिंह की जबरदस्त मुट्ठी ने नीचे वार किया। नृपाचार्य ने खून थूका और उसका शरीर सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया गया। देववध आत्मिक विनाशक उंगली। विक्रम सिंह ने अपनी बाह ऊपर उठाए, उड़ते हुए नृपाचार्य की ओर इशारा करते हुए और अपनी अंतिम आज्ञा दी। सुन, गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। एक बाह मोटी खून लाल ऊर्जा का स्तंभ बाहर निकला, जो आसमान और जमीन को भेदने की गति लिए हुए था, क्योंकि यह नृपाचार्य की तरफ बढ़ रहा था, जो अपनी वापसी की स्थिति में टाल नहीं सकता था। तुरंत वार करते हुए एक गड़गड़ाहट का विस्फोट गूंज उठा और भयानक शक्ति ने नृपाचार्य को दूर फेंक दिया। उसकी चोटें बदतर हो गई। छोटे मुखिया प्रबंधक आचार्य और कई शिष्य घबराहट में चिल्लाए। प्रबंधक आचार्य, जल्दी कुछ सोचो। छोटे मुखिया विक्रम सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते। शून्य घाटी के मुखिया और आचार्य कब वापस आ रहे हैं? अगर वे जल्द ही वापस नहीं आते हैं तो छोटे मुखिया खत्म हो जाएंगे। शिष्य पूरी तरह से घबराहट में थे। सभी हताश थे। वे जितना ज्यादा देखते उतना ही ज्यादा चिंतित होते जाते। फिर भी कुछ भी करने में पूरी तरह से शक्तिहीन थे। प्रभारी आचार्य को भारी चोटें लगी थी। वह क्या कर सकता था? शून्य घाटी के उच्च स्तरीय सदस्य वापस नहीं आए थे। क्या आचार्य उन्हें फिर से प्रकट कर सकता था? ऋषि स्तर के पहले चरण में अपनी ताक को मजबूत करने के बाद विक्रम सिंह की युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से काफी बढ़ गई थी।
जब क्षणिक गति के साथ संयुक्त किया गया तो उसके हमले पूरी तरह से भयानक थे। विक्रम सिंह के 2 भारी वार और संसार स्तर के युद्ध कौशल की भयानक शक्ति को झेलने के बाद नृपाचार्य इस समय गंभीर रूप से घायल था। उसका चेहरा पीला था और उसके एक समय के भव्य कपड़े अब फटे हुए थे। नृपाचार्य ने सांस के लिए हाफा और उसकी भयंकर निगाहें विक्रम सिंह पर टिकी थी। नगर राज्यों के गर्वित बेटों में से एक के रूप में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह विक्रम सिंह के सामने ऐसी दयनीय स्थिति में होगा। यकीनन प्राथमिक कारक 9 परतों वाले कुतुब मीनार की दमनकारी शक्ति थी। अगर ऐसा नहीं होता तो जो गंभीर रूप से घायल हो सकता था वह शायद विक्रम सिंह होता। सुन, विक्रम सिंह की आकृति तुरंत चमककर ऊपर आ गई। उसकी बर्फ जैसी निगाहें विपाचार्य पर टिकी थी। अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मुझसे निपटने के लिए रुकने को कहा था तो वह गलत थे। विक्रम सिंह, मुझे कम मत आको। 9 परतों वाले कुतुब मीनार के बिना तुम निश्चित रूप से मेरे मुकाबले के नहीं हो। नृपाचार्य ने एक भयंकर और पापी लहजे में कहा, मेरे पिताजी को रिहा करो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। उससे एक हड्डियों तक को जमा देने वाली हत्या की भावना निकल रही थी जो किसी को भी कांपा सकती थी। विक्रम सिंह, अगर तुमने छोटे मुखिया को मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पिताजी को पहले मार दूंगा। प्रभारी आचार्य ने क्रोध में दहाड़ा। सुन तश, विक्रम सिंह ने दूर से इशारा किया और एक भयानक खून लाल ऊर्जा बाहर निकली। बिजली की तरह तेज, तुरंत प्रभारी आचार्य के दिल में घुस गई। प्रभारी आचार्य की आंखें बाहर निकल आई, निराशा से भरी हुई थी। एक पल में ही मौत, निर्मम, बेहद निर्मम, जरा सी असमति पर हत्या। विक्रम देव विक्रम सिंह के लिए एक लाल लकीर थे। इस समय विक्रम सिंह को बिल्कुल भी उकसाया नहीं जाना था। यह तो एकमात्र परिणाम एक मृत था। प्रभारी आचार्य शिष्यों ने सदमे और क्रोध दोनों में चिल्लाया, तुमने मेरे शून्य घाटी के प्रभारी आचार्य को मारने की हिम्मत कैसे की? नृपाचार्य एक भयंकर क्रोध में भड़क उठा। मुट्ठियां कसकर बंद की और फिर उसने आसमान की तरफ एक गड़गड़ाहट की दहाड़ लगाई। एक अशांत और भयंकर ताक हिंसक रूप से बढ़ गई, भयंकर रूप से भड़क उठी। नृपाचार्य ने अपनी खुद की जीवन शक्ति का बलिदान दिया और एक पल में अपनी गंभीर चोटों के कारण कमजोरी की स्थिति के बावजूद वह अपनी चरम ताक पर वापस आ गया। उमड़ती और बेलगाम आंतरिक शक्ति ने विक्रम सिंह को दूर फेंक दिया। जीवन शक्ति का बलिदान। विक्रम सिंह ने गहराई से माथे पर शिकन डाली। विक्रम सिंह, तुम्हारी जान मेरी है। नृपाचार्य ने क्रोध से दहाड़ा। अपनी जीवन शक्ति के बलिदान की शक्ति को उजागर करते हुए, अपनी जान के साथ जुआ खेलते हुए। उसी समय नृपाचार्य ने एक मध्यम स्तरीय आध्यात्मिक कला ताबीज भी सक्रिय किया और उसकी आभा फिर से बढ़ गई। संसार स्तर का शुरुआती स्तरीय युद्ध कौशल, जल्लाद की तलवार। नृपाचार्य ने अपने हाथों को एक साथ लाया, अपने सिर के ऊपर भयानक ऊर्जा इकट्ठा की। एक विशाल ऊर्जा की तलवार 20 जंग से ज्यादा उसके ऊपर प्रकट हुई। एकदम होने वाले डर को बाहर निकालते हुए सुन गुंजन गुंजन नपाचार्य ने जोर से घुमाया। उन्मादी ऊर्जा की तलवार को छोड़ दिया। गति संसार को हिला देने वाली थी, खालीपन को कंपा रही थी और लहरें नग्न आंखों से देखी जा सकती थी। संसार स्तर का युद्ध कौशल शक्ति जबरदस्त। क्या यह तुम्हारा सबसे मजबूत युद्ध कौशल है? बहुत कमजोर, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। नृपाचार्य के संसार स्तर के शुरुआती स्तरीय युद्ध कौशल से पूरी तरह से अप्रभावित था। विक्रम सिंह ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सर्वोच्च नागवंशी तलवार हवा में प्रकट हुई। अपनी पूरी ताक से इसे सक्रिय करते हुए उसने इसे अपनी वंशावली शक्ति से भर दिया। तलवार एक प्रभावशाली आभा विकीर्ण कर रही थी जो खून के प्रकाश से उज्ज्वल थी। आत्मिक विनाशक तलवार तकनीक, आत्मिक विनाशक भूत पिशाच का विलाप। विक्रम सिंह ने विस्फोटक रूप से गर्जना की। उसका शरीर खून के प्रकाश से चमक उठा क्योंकि उसकी आभा भयंकर रूप से बढ़ गई। विशाल तलवार का इरादा आसमान तक बढ़ गया, जैसे वह आसमान को भेदने की कोशिश कर रहा हो, जैसे 9 आसमानों का युद्ध देव हो। यह किस तरह की तलवार तकनीक है? तलवार की आभा की भयानकता और प्रभुत्व को महसूस करते हुए नृपाचार्य के चेहरे ने एक बार फिर सदमे और डर का खुलासा किया। सुगुंजन गुंजन सर्वोच्च नागवंशी तलवार ने नीचे वार किया। खून का प्रकाश चमका और एक विशाल खून लाल तलवार की आभा आसमान को फाड़कर निकल गई। भयानक गति ऐसी लग रही थी जैसे वह खालीपन को फाड़ सकती है। भाई विक्रम ने सच में आत्मिक विनाशक तलवार तकनीक की पहली चाल को समझ लिया है। नेहा ने एक उत्साहित हंसी के साथ कहा, यह सही है। आत्मिक विनाशक तलवार तकनीक की पहली चाल। विक्रम सिंह ने इसे पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। असली आत्मिक विनाशक तलवार तकनीक पहली चाल।